अस्सलाम वालेकुम। आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हमने प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए सेशन स्टार्ट किया है। इसका लेक्चर नंबर 2 आज हम पढ़ेंगे। इसमें आज हमने पढ़ना है एजुकेशनल असेसमेंट एंड मेजरमेंट। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको आपके सिलेबस पे लेके जाऊंगा ताकि थोड़ा सा हमें अंदाजा हो जाए कि हम क्या पढ़ रहे हैं और हमारे सिलेबस में क्या कुछ शामिल है। तो ये मेरे पास जनाब प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का सिलेबस आपका सेम है, एफपीएससी की वेबसाइट की तरफ से जो जारी किया गया है। इसको हम देख लेते हैं। तो इसमें आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे नजर आ रहा है, वो आपको पास नजर आया जी क्लासरूम असेसमेंट एंड वैल्यूएशन। ठीक है, और टाइप्स ऑफ टेस्ट। ठीक है, ये आपका है जी पेपर 1 में है। पेपर 1 में ये दो आपके टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ये दोनों टॉपिक्स आज हम करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसी तरीके से कल इंशाल्लाह ताला यहाँ से हम टीचिंग मेथोडोलॉजी की तरफ मूव कर जाएंगे। उसके बाद फिर एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम वगैरह। ठीक है, ये करिकुलम के इकट्ठा दोनों टॉपिक्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्लासरूम मैनेजमेंट का हम एक दिन कर लेंगे, फिर आपका रिसर्च हो जाएगा। मीन्स के टोटल कुल मिला के हमारे पास जो पेडागोजिकल लेक्चर्स बन रहे हैं वो आज एक तो हमने पहले कर लिया हुआ है, जो आपके इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन है। ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन उसमें से लाजमी बनता है। पेपर्स में क्वेश्चन एफपीएससी में जब भी हमने देखा है, इसमें से क्वेश्चन आपके लाजमी बनते हैं जो आपके पास होते हैं, जो है जी आपका जो है इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन और हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये क्लासरूम मैनेजमेंट बचता है। ठीक है, एक आपके पास ये जी टीचिंग मेथड्स वगैरह। ठीक है, एक लेक्चर आपका ये हो जाएगा और एक आपके पास करिकुलम वाला, ये दोनों को मिला के हम करेंगे। 2 लेक्चर आपके हो गए और तीसरा आपके पास क्लासरूम मैनेजमेंट का हो जाएगा और एक आज ये आपका आज हो जाएगा क्लासरूम असेसमेंट और वैल्यूएशन, आज हम कंप्लीट कर लेंगे। फिर हमारे पास रिसर्च रह जाएगा। टोटल कुल मिला के हमारे पास आज का जो है ना जी, ये मिला के तो आपके पास ये 5 लेक्चर्स बनने हैं। ठीक है, तो आज हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 4 लेक्चर्स रह जाएंगे। तो 4 लेक्चर्स में इंशाल्लाह हम इसको कवर कर लेंगे। ये हम जो है ना अपना कवर कर लेंगे। उसके साथ इंग्लिश का हमने जो है वो यहाँ पे आपके पास जो सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग हमने कंप्लीट कर ली हुई है, सेंटेंस करेक्शन हमने कंप्लीट कर ली हुई है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास जो है जी ये है जी कॉम्प्रिहेंशन हमारी कंप्लीट हो गई है, ग्रामर यूजर हमारी कंप्लीट हो गई हुई है। ठीक है, तो फिर हमारे पास वोकैबुलरी और पेयर ऑफ वर्ड्स, ग्रुपिंग ऑफ वर्ड्स, इडियोमेटिक फ्रेजेस और सिनोनिम, एंटोनिम्स और ट्रांसलेशन रह जाएगी। बल्कि ट्रांसलेशन इसमें तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है, तो वो आपको जो डेली यूज में आपको होना चाहिए। ट्रांसलेट आपने किसी भी पैराग्राफ को करना होता है। तो ये आपके पास कुल मिला के 8-10 लेक्चर ये रह जाएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हमारा जो प्रिंसिपल का पेपर 1 है उसका सिलेबस बिल्कुल शार्ट है, थोड़ा सा है। ये हम जल्दी इसको कवर कर लेंगे और इसको 2-3 दफ़ा कोशिश करेंगे, इसको बार बार हम इसको रिवाइज करें ताकि हमारा पेपर 1 अच्छा हो जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हमारे पास पेपर 2 शुरू हो जाएगा। आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि आपका पेपर 1 जब होना है, पेपर 1 का जब रिजल्ट आएगा उसमें से जो लोग पास होंगे वो पेपर 2 में जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि पेपर 1 और 2 एक ही दिन में हो जाए, ऐसा नहीं होता। ये तकरीबन आपको 1 महीने या बल्कि 1 से ज़्यादा महीने का गैप मिल जाता है दोनों पेपर्स में। और पेपर 2 आपके पास है, उसमें फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इसमें एजुकेशन फिलासफी होती है, साइकोलॉजी वगैरह होती है, सोशियोलॉजी होती है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट एजुकेशन, ये सारे के साथ जो ना जी हमने पढ़ना होता है। ये पेपर 2 की बातें हैं, पेपर 1 में ये नहीं है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ टीचिंग आपके पास होता है। फिर एजुकेशन असेसमेंट जो आज हम पढ़ेंगे वो पेपर 2 का भी आपका तीसरा टॉपिक है, कंप्लीट टॉपिक होगा आपका होगा। ठीक है, और ये सारे के सारे टॉपिक हमने पेपर 2 में भी यही टॉपिक्स दोबारा रिवाइज करेंगे जो आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, आज हमने क्या करना है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास लेक्चर आ गया जी। लेक्चर को हम खोलते हैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने पढ़ना है जी एजुकेशनल असेसमेंट एंड मेजरमेंट। ठीक है जी, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि एजुकेशनल असेसमेंट होती क्या है। असेसमेंट होती है कि आपने किसी बच्चे को जब टेस्ट लेना होता है, ठीक है, उसने आपने अपनी कारकर्दगी और बच्चे की कारकर्दगी को आपने वैल्यूएट करना होता है कि हमने क्या पढ़ाया है और बच्चे ने क्या पढ़ा है, इसको हम कहते हैं। ठीक है, अब टेस्ट ये जो आपने उसकी कारकर्दगी को जांचना होता है, उसको जांचने का जो आप टूल इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं टेस्ट। हम उसको क्या कहते हैं, टेस्ट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी भी नट को खोलना है या किसी बोल्ट को खोलना है, तो उस बोल्ट को खोलने के लिए आप कोई टूल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो टूल जो होता है ना, उस टूल की मदद से आप क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। उस टूल का उस काम के साथ ताल्लुक नहीं होता, उस टूल का आपके साथ ताल्लुक होता है, उसको इस्तेमाल करने वाले के साथ ताल्लुक होता है। इट मीन्स कि वो जो टूल है, टूल अगर अच्छा है, टूल बुरा है, उसका आपके काम के साथ ताल्लुक नहीं है। ठीक है, उसमें आपके काम की एफिशिएंसी का ताल्लुक हो सकता है, आपकी टाइम की कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन जो है वो जो आपका काम है, काम आपके ऊपर डिपेंड करना है। ठीक है, आपने कैसे पढ़ाया है या आप कैसे काम कर रहे हैं। इसलिए जो टेस्ट होता है, टेस्ट आपका एक टूल होता है, एक औजार समझ लें कि आपने किसी की कारकर्दगी को, टीचर्स की अपनी कारकर्दगी भी यहां से जांची जाती है और स्टूडेंट की कारकर्दगी भी यहां से जांची जाती है। ठीक है जी, टेस्ट इज ए स्पेसिफिक टूल और इंस्ट्रूमेंट डिजाइन टू मेजर एंड इंडिविजुअल्स नॉलेज, स्किल, एबिलिटी और क्वालिटी इन अ स्ट्रक्चर्ड एंड सिस्टमैटिक मैनर।
ठीक है जी। ये हमारे पास एक टूल होता है। इस टूल इस औजार के जरिए से हम क्या करते हैं, किसी के भी नॉलेज को, किसी की स्किल को, किसी की एबिलिटी टू वर्क को हम जांच करते हैं, उसको हम चेक करते हैं। ठीक है जी। टेस्ट ऑफन कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ क्वेश्चन और टास्क दैट आर एडमिनिस्ट्रेटेड टू इंडिविजुअल अंडर द स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशन। आपने क्या करने होते हैं, कुछ आपने क्वेश्चन या टास्क ऐड किए होते हैं, उसको आपने किसी भी स्टूडेंट्स को परफॉर्म करने के लिए कहा जाता है। उसमें ऊपर आपको स्टैंडर्डाइज्ड कंडीशंस लगाते हैं, मीन कि उसको आप उसके कुछ शराइत होती हैं कि आपने जनाब लाइन में बैठना है, एक दूसरे के साथ हेल्प नहीं लेनी, या कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है नहीं करना, बाजुकात आप क्या करते हैं जिसमें कंप्यूटर पे लगाना है उसके टाइम लिमिट लगाते हैं। ये सारी आपने इस टेस्ट की शराइत होती है। ठीक है जी। द प्राइमरी पर्पज ऑफ टेस्ट इज टू गैदर डाटा एंड मेक जजमेंट अबाउट एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेस्ट जो है, टेस्ट का पर्पज क्या होता है। टेस्ट का पर्पज होता है कि आपने किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के वाले से आपने क्या करना है, डेटा इकट्ठा करना होता है। उसके लिए आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है। उस इंफॉर्मेशन के बेस पे हमने जजमेंट करनी होती है, अपने फैसला करना होता है कि क्या ये जो बंदा है जिसका हम टेस्ट ले रहे हैं, इसका इस वक्त लेवल क्या है, इसका स्टेटस क्या है, क्या इसको इस बात की समझ आ गई है, या जो भी स्किल हम इसको सिखाने जा रहे हैं इस स्किल के किस लेवल पे खड़ा है, ये स्टार्ट पे है, ये मिडिल में है, या ये टॉप पे, ये प्रो हो चुका है, इसको सारी एक्सपर्टी आ चुकी है। इसके मुताबिक हम फिर फैसला करते हैं कि क्या इसको हम यहाँ से आगे मूव करें, यहाँ पे सस्टेन करें, या इसको डिमोट करें किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी स्टूडेंट को। ठीक है। अब टेस्ट की जो मेन टाइप्स हमारे पास होती हैं वो क्या जी, हमारे पास होते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। अब एप्टीट्यूड टेस्ट हमारे पास क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट आपके पास होता है जी, जो आपने क्या करना होता है जी, किसी की पोटेंशियल को आपने असेस करना होता है। अब पोटेंशियल असेस कैसे किया जाता है, पोटेंशियल असेस किया जाता है किसी भी चीज को पढ़ाने से पहले, किसी भी चीज को सिखाने से पहले, जब आप कोई उसके पोटेंशियल को चेक करते हैं कि क्या ये बंदा इस काबिल भी है कि नहीं। ये जो आप स्किल सिखाने जा रहे हैं, जिस बंदे को आप स्किल सिखाने जा रहे हैं, क्या उसका इतना कैलिबर है कि वो स्किल सीख लेगा। जैसे हम आईक्यू टेस्ट लेते हैं, ग्री लेते हैं, ये गैट का टेस्ट लेते हैं, नेट का टेस्ट लेते हैं, ये जो आप ई कैट लेते हैं, एम कैट लेते हैं, ये क्या होता है एम कैट हम मेडिकल के बच्चों का लेते हैं कि क्या करते हैं कि हम उसको मेडिकल में एडमिशन से पहले हम चेक करते हैं क्या ये मेडिकल के एडमिशन के लिए काबिल है कि नहीं बंदा। ई कैट लेते हैं तो हम इंजीनियरिंग के बच्चों को इंजीनियरिंग सिखाने से पहले हम टेस्ट लेते हैं क्या बंदा इस काबिल है कि इसको इंजीनियरिंग सिखाई जाए। ऐसा ना हो कि हम ना जनाब जो है इसके ऊपर मेहनत करते रहो, इसका इतना कैलिपर ही ना हो कि ये बंदा काम सीख ही ना पाए। ठीक है। ये कहते हैं जी आपके पास एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एक होता है परफॉर्मेंस टेस्ट। अब परफॉर्मेंस टेस्ट होता है कि आपने किसी चीज को सिखाने के बाद जो टेस्ट लेना होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट और परफॉर्मेंस टेस्ट में यही फर्क होता है कि आपने क्या करना है, उसमें आपने पोटेंशियल चेक करना होता है और इसमें आपने एबिलिटी चेक करनी होती है। अब पोटेंशियल आपका होता है कि इस बंदे के अंदर, ये पोटेंशियल आपके गॉड गिफ्टेड भी होता है, पोटेंशियल गॉड गिफ्टेड, और जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी आपने क्या उसको सिखाया। ठीक है जी, आपने क्या सिखाया है उसको हम कहते हैं जी, इसको कहते हैं परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है जी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एप्टीट्यूड और परफॉर्मेंस टेस्ट में फर्क समझ आ गया होगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं जी आपके पास जो है जी टेस्ट की टाइप्स हमने लेने हैं कि आपने एग्जीक्यूट किस तरीके से टेस्ट को कर सकते हैं। ये तो आपके पास है बेसिक, जहाँ पे आपके पास टेस्ट होते हैं जी ये टाइम फ्रेम के मुताबिक कि कौन सा टेस्ट आपने किसी भी चीज़ को सिखाने से पहले लेना है और कौन सा टेस्ट आपने सिखाने से बाद में लेना है। इसको हम प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है जी। एप्टीट्यूड आपका प्री टेस्ट होता है, प्री कहते हैं पहले को, और परफॉर्मेंस कहते हैं पोस्ट टेस्ट, पोस्ट कहते हैं बाद वाले को। ठीक है। ये प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट भी हम इसको कहते हैं। ठीक है जी। अब हम इसको कहते हैं इसकी एग्जीक्यूशन के हवाले से इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। एक आपके पास आता है जी ओपन एंडेड। ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास होता है जी जो क्लोज एंडेड। ठीक है। इसमें टेस्ट में हमने क्वेश्चन करने होते हैं ना जी। ठीक है। तो इसमें हमने क्या करना होता है, उसकी हमने इसको क्वेश्चन की टाइप हम कर लेते हैं। ठीक है। ये भी बेसिकली आपके टेस्ट की ही टाइप्स होती हैं। इसमें हम आपके पास क्या होगा, इसमें आपके पास होगा जी एमसीक्यूज टेस्ट होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव वगैरह होंगे। ठीक है। ये सारी आपके पास है जी एग्जीक्यूशन की टाइप्स हैं कि टेस्ट को हमने एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं। मीन्स के अगर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट है, आप एप्टीट्यूड टेस्ट को भी क्या कर सकते हैं, ऐसे लिखवा सकते हैं बच्चे से, एमसीक्यूज ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं, सब्जेक्टिव ले सकते हैं, प्रैक्टिकल ले सकते हैं। ये सारी की सारी एग्जीक्यूशन की टाइप्स हैं। टेस्ट की एग्जीक्यूट आपने किस तरीके से करना है। उसमें आपके पास जो क्वेश्चन की टाइप्स पूछी जाती हैं दो आपके पास, एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। और ओपन एंडेड क्या होता है, ओपन एंडेड होता है कि आपने दोनों एंड आपने ओपन कर दिए, दोनों एंड आपने ओपन कर दिए, मीन के बच्चे को आपने खुला छोड़ दिया कि क्या करे वो जनाब अपनी मर्जी से ही क्या करेगा, आंसर करेगा। जो उसके अल्फाज अपने होंगे, आप उसका अंदाज अपना होगा, उसकी लेंथ अपनी होगी, लाइन अपनी होगी बच्चे की। ठीक है। जिसमें आपने क्या करना जी, आपको कहते हैं डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन द पोलर आइस कैप्स। ठीक है। अब उसने आपने डिस्क्राइब का लफ्ज दे दिया, अब वो बच्चा आज़ाद है,
कि अपनी मर्जी से 2 लाइनें लिखे, 4 लिखे, 10 लिखे, 20 लिखे, उसमें आपके पास है उसमें कौन कौन से अल्फाज यूज करने जो आपके पास ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंड आपने एंड से ओपन कर दिए। एक होते हैं क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड ये होते हैं कि आप उसके साथ शर्त लगा देते हैं, आप उसके साथ कंडीशन लगा देते हैं कि आपने जनाब 2 लाइनों का आंसर देना है, 1 लाइन का आंसर देना है, 1 लफ्ज का आंसर देना है, या आप 4 उसको ऑप्शन दे देते हैं। इन 4 ऑप्शन में से किसी एक को चूज करना है। ये होता है क्लोज एंडेड। मीन्स कि आपने उसके पास जो इख्तियारात हैं उसके क्लोज कर दिए हैं। जो आपका इंडिविजुअल है जिसका आप टेस्ट ले रहे हैं उसके आपने इख्तियारात क्लोज कर दिए कि आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, बल्कि ये जो आपको कंडीशन दी गई है इन्हीं कंडीशन के अंदर अंदर आपने रहकर काम करना है। ठीक है, तो ये हो जाता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन होता है जी। हैव स्पेसिफिक आंसर, ऑफन मल्टीपल चॉइस और ट्रू फॉल्स। ठीक है जी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस। अब व्हाट इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस में वो 2 4 10 समय तो नहीं लिख सकता उसमें। आप उसके आगे आप क्या कर देते हैं, उसको ऑप्शन दे देते हैं। अब इन ऑप्शन से वो बाहर नहीं जा सकता, आपने उसको क्लोज कर दिया। आपने उसके आंसर की बाउंड्री आपने क्या कर दिया, उसको लिमिटाइज कर दिया कि इस लिमिट से बाहर आप नहीं जा सकते। तो ये क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड की आपको समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद है। क्या फिर आपके पास होते हैं पार्ट्स ऑफ एमसीक्यूज। अब एमसीक्यूज के पार्ट्स में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। एमसीक्यूज का आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं। एक उसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखा होता है एमसीक्यूज का, उसके अंदर आपके पास 4 ऑप्शन आपको दिए होते हैं कि एमसीक्यूज में। ठीक, और इन ऑप्शन में आपके पास 3 आपके पास गलत होते हैं और एक आपके पास ऑप्शन जो होता है वो ठीक होता है। ठीक है, अब ये जो आपके पास ऊपर उसका क्वेश्चन होता है ना जी, जो आपके पास जो उसका क्वेश्चन होता है, ठीक है, जो ऊपर स्टेटमेंट आपने लिखी होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं बॉडी स्टेटमेंट। बॉडी स्टेटमेंट या स्टेम कहते हैं, या स्टेम कहते हैं, या बॉडी स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेम तना होता है ना किसी भी पौधे का, ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास स्टेम होता है। ठीक है, और उसमें से जो गलत ऑप्शंस होते हैं ना, जो गलत ऑप्शंस होते हैं उसको कहते हैं डिस्ट्रैक्टर्स। डिस्ट्रैक्टर्स मीन्स कि आपके उसको किसी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, डिट्रैक्ट करने के लिए आपने उसको ध्यान को तवज्जो हटाने के लिए ये 3 ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, और एक आपके पास होता है करेक्ट ऑप्शन होता है, एक आपके पास क्या होता है जी, राइट ऑप्शन होता है। ठीक है जी, तो ये आपके पास होते हैं जी 3 जो आपके पास पार्ट्स होते हैं एमसीक्यूज के। स्टेम होता है जी द क्वेश्चन और प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो आमतौर पे क्वेश्चन आपसे बस स्टेम का ही पूछता है कि जो एमसीक्यूज की बॉडी होता है जिसमें क्वेश्चन, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेम कहते हैं। ठीक है, और ऑप्शन क्या कहते हैं, लिस्ट ऑफ पॉसिबल आंसर्स। ठीक है, डिस्ट्रैक्टर कहते हैं जी इनकरेक्ट आंसर को। ठीक है, और करेक्ट आंसर कहते हैं राइट आंसर को। ठीक है जी, तो ये आपके पास हो गया जी बेसिकली पार्ट्स ऑफ एमसीक्यूज के वाले से। तो ये आपके पास क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यूज के वाले से, टेस्ट की टाइप्स के वाले से, टेस्ट की जनाब जो बेसिक जो उसकी टाइप्स हैं और इसकी एग्जीक्यूशन के वाले से। ठीक है, और टेस्ट की डेफिनेशन के वाले से आपके पास कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जी आपके पास ये आ जाता है जी वैल्यूएशन, मेजरमेंट और असेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। अब ये हम क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं। evaluation क्या जी, evaluation involve the process of making judgment for or forming opinions about the values, quality, effectiveness और significance of something। अब evaluation में आपका क्या जी, evaluation में बेसिकली आपने किसी की क्वालिटी के वाले से बात करनी होती है, क्वांटिटी के वाले से बात नहीं करनी होती। आपने क्वांटिटी के वाले से बात नहीं करनी होती, मीन कि इसमें नंबर्स आपके इन्वॉल्व नहीं होते, इसमें क्वालिटी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जी ये जो फलां बंदा जो है कितना खूबसूरत है, उसकी खूबसूरती आप ये नहीं कह सकते फलां बंदा जनाब 100 नंबर खूबसूरत है, 50 नंबर खूबसूरत है, 40 नंबर, ऐसा नहीं होता। अच्छा है, बुरा है, कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, इस तरीके से आपने किसी की क्वालिटी को जब जज करने के लिए उसके बाद से आप ओपिनियन करते हैं तो उसको हम कहते हैं जी एवेल्यूशन कहते हैं। इट कैन बी अप्लाइड टू वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज प्रोग्राम्स, प्रोसेस, प्रोडक्ट और इंडिविजुअल्स। एवेल्यूशन और ऑफन बेस्ड ऑन मल्टीपल सोर्सेज ऑफ डेटा विच में इंक्लूड टेस्ट, ऑब्जर्वेशन, फीडबैक एंड अदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या करना होता है इसमें चीज़ ज़्यादा हमने यही करनी है। जो एवेल्यूशन है, एवेल्यूशन में हम क्वालिटी को देखते हैं, मेजरमेंट में हम क्वांटिटी को देखते हैं। मेजरमेंट हम क्वांटिटी को देखते हैं, नंबर्स को देखते हैं कि जनाब फलां चीज़ कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, कितनी हाई है, कितनी मोटी है, इसने कितने नंबर्स लिए हैं, जिसमें आपकी नंबरिंग इन्वॉल्व हो जाएगी, उसको हम कहेंगे मेजरमेंट। एवेल्यूशन में हम कहते हैं जी कितनी खूबसूरत है, कितनी बदसूरत है, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, ये आपने उसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, उसमें नंबर्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे। लेकिन जहां पे आपके पास नंबर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे उसको हम कहेंगे मेजरमेंट। फिर होती है आपके पास असेसमेंट। अब असेसमेंट आपकी ब्रॉडर टर्म है। असेसमेंट आपके पास क्या जी, ब्रॉडर टर्म है। असेसमेंट में क्या होता है, असेसमेंट में होता है मेजरमेंट और वैल्यूएशन दोनों आ जाती हैं। दोनों को कुल मिला के मीन के एक असेसमेंट आपके पास एक ऐसा पेपर होता है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल की आपने परफॉर्मेंस लिख के उसमें आपके पास क्या होता है, उसमें उसके नंबर्स भी लिखे होते हैं, क्वांटिटेटिवली भी आपने उसको वैल्यू मेजर किया होता है और क्वालिटेटिवली भी आपने मेजर करके नीचे आपने क्या किए होते हैं उसमें कमेंट्स भी दिए होते हैं, पास है कि फेल है।
ठीक है। जब जैसे जो आपका फॉर एग्जांपल आपके पास रिजल्ट शीट होती है, रिजल्ट कार्ड आपके पास होता है, मार्कशीट होती है, जो भी आपके पास है, उसमें क्या लिखा होता है, उसमें एक तो ऊपर आपके पास ऐसे कॉलम बना के आपके हर सब्जेक्ट में ऑब्टेन्ड मार्क्स, टोटल मार्क्स भी लिखे होते हैं, और साथ आपके पास क्या होता है, नीचे आपके पास ये 2 4 10 लाइनें भी कमेंट्स की भी लिखी होती हैं। उसमें क्या होता है, इसने ग्रेड को ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, या पास है, फेल है, फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड डिवीजन है, ये भी साथ लिखा होता है। तो जो नीचे लिखा होता है वो आपके पास जो वैल्यूएशन होती है, और जो ऊपर आपके पास नंबर्स दिए होते हैं, आपके पास जो मेजरमेंट होती है, वैल्यूएशन और मेजरमेंट कुल को मिला के हम क्या कहते हैं, इसको असेसमेंट बना लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप बात करते हैं जी, ये तो कुल हो गया जी आपके पास जनरल टर्म्स ही कि वैल्यूएशन किसे कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं, असेसमेंट किसे कहते हैं। उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है एजुकेशनल असेसमेंट। अब क्योंकि असेसमेंट, मेजरमेंट और वैल्यूएशन जो है ना, ये जरूरी है कि सिर्फ बच्चों की ही होती है या सिर्फ तालीमी इदारों में ही होती है, ये हर जगह पे होती है। कोई अगर कोई मोटरसाइकिल की काम सीख रहा है, कोई कहीं पे भी कोई काम सीख रहा है, कोई भी किसी मैकेनिक के पास, तो वहाँ भी वो भी चेक करता है कि जो मेरा शागिर्द है, जो मेरा बच्चा है, वो किस हद तक काम को सीख रहा है। ठीक है जी। तो उसमें भी वैल्यूएशन, असेसमेंट वगैरह सारा कुछ होता है। तो हमने स्पेसिफिकली क्या करना है जी, एजुकेशनल असेसमेंट को करना है। एजुकेशनल असेसमेंट क्या जी? असेसमेंट इज सिस्टमैटिक मल्टी स्टेज प्रोसेस इन्वॉल्विंग द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा थ्रू रिलायबल असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स। क्या मतलब है असेसमेंट, क्या कहता है जी, आपके पास क्या जी, कलेक्शन ऑफ डेटा है और इंटरप्रेट करना है जी, डाटा को इकट्ठा करना है और इंटरप्रिटेशन करनी है डाटा की। और वो कैसे करना है जी, रिलायबल असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स, जो असेसमेंट के टूल्स हैं जिसको हम टेस्ट कहते हैं। अब वो टेस्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, सब्जेक्टिव हो सकते हैं, एमसीक्यू हो सकते हैं, ट्रू फॉल्स, कोई भी हम उसका जो है जी चैनल अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अब आपके पास असेसमेंट है जी। असेसमेंट आपने डेटा को इकट्ठा करना होता है, उसको इंटरप्रेट करना होता है, उसके ऊपर फैसला आपने करना होता है। The assessment process is an effective tool for communicating the expectations of the science education system and to all the concerned with science education. Assessment practice and policies provide operational definition of what is important. For example, the use of an extended inquiry for an assessment task signals what students are to learn, how teachers are to teach, and where resources are to be allocated. क्या मतलब है कि असेसमेंट में आपने क्या करना होता है, हमने 3 चीजें देखनी होती हैं कि आपने बच्चे ने क्या सीखा और उस्ताद ने क्या सिखाया। मीन के असेसमेंट सिर्फ बच्चे की नहीं हो रही, साथ टीचर की भी हो रही है, उसने क्या सिखाया, और साथ हम अपने रिसोर्सेज को भी देख रहे होते हैं कि हमने जो वसाइल यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, जो रिसोर्सेज इस्तेमाल किए हैं, वो किस हद तक यहाँ पे हमारे फ्रूटफुल रहे हैं, हमने उससे कितना किस हद तक फ़ायदा उठाया है, और क्या चीज़ यहाँ पे आपके हमारे पास कमी है। हमने अपने रिसोर्सेज की भी असेसमेंट करनी होती है कि जो हम यहाँ पे बच्चों को या टीचर्स को या एजुकेशनल प्रोसेस को हम जो भी यहाँ पे एनवायरनमेंट उनको दे रहे हैं, जो उनको फैसिलिटेट हम कर रहे हैं, क्या वो इनफ है कि नहीं, क्या वो इनफ है या एक्सेस है या उसमें कोई डेफिशिएंसी है, वो भी हमने साथ चेक करनी होती है। ठीक होगा जी। रोल ऑफ असेसमेंट इन एजुकेशन। अब रोल ऑफ असेसमेंट आपके पास क्या होता है जी? असेसमेंट इज प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स नो। हमने क्या करना होता है कि स्टूडेंट ने क्या किया एंड कैन डू, कि हमने असेसमेंट में हमने एविडेंस कलेक्ट करने होते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या जानते हैं, उन्होंने क्या सीख लिया है और वो अब क्या कर सकते हैं। मीन के जो हमने उसको सिखाया है, जो उसके बाद उसकी लागी है, उससे वो अपने माशरे में क्या फ़ायदा दे सकता है। Administering a paper and pencil test at the end of the lesson to evaluate students provides one measure of students' achievement. However, this approach does not capture the full potential that comprehensive assessment process can provide to teacher and students. A comprehensive assessment process can be used by teacher to assess students' readiness for new content, measures students' progress during a lesson, evaluate students' learning, and provide the students self-evaluation strategies. क्या मतलब है कि आपने कहता है जी, जो आप एंड पे जाके कागज पेंसिल पे एक टेस्ट बच्चे से ले लेते हैं, वो आपके पास इनफ नहीं होता है कि बच्चे की आप क्या करें, एविडेंस आप उसमें इकट्ठा करें कि उसकी इस वक्त परफॉर्मेंस क्या है या उसका स्टेटस क्या है। बल्कि आपने क्या करना होता है, असेसमेंट आपके पास एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। उस कंटिन्यूस प्रोसेस में आपने ड्यूरिंग लेक्चर, ड्यूरिंग आपने जो भी अपना सेशन चल रहा है उसके दौरान भी, एंड पे भी, स्टार्ट पे भी, दरमियान में भी, और बच्चे की अपनी सेल्फ एवेल्यूएटिव स्ट्रेटजीज पे भी काम करना होता है कि बच्चा खुद भी अपने आप को चेक करता रहे। ठीक है जी। पर्पज ऑफ असेसमेंट आपके पास क्या होता है जी? पर्पज आपके पास क्या जी? यूजुअली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ पर्पज आर बीइंग यूज्ड इन असेसमेंट। डायग्नोस्टिक। अब ये जो आपके पास असेसमेंट है, असेसमेंट के हमने मकासद क्या रखने हैं? अब उसमें सबसे पहले आपका था डायग्नोसिस।
अब डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस के साथ डायग्नोस्टिक असेसमेंट की टाइप्स में भी जाके हम पढ़ेंगे। डायग्नोस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को डायग्नोज करना, किसी मसले का पता लगाना, किसी की खोज लगाना। ठीक है, तो हमने क्या करना है, डायग्नोज का मतलब होता है कि हम असेसमेंट इसलिए भी करते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सकें प्रॉब्लम्स को, कि हमारा जो सिस्टम है एजुकेशन का, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, अगर हमें अपने जो है, जो हमारा टारगेट है वो हमें नहीं अचीव हो रहा, उसके पीछे मसाइल क्या है। हम मसाइल की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम अपनी असेसमेंट करते हैं। मैचिंग एक्टिविटीज टू डेवलपमेंट। ठीक है, जो हम एक्टिविटीज करवा रहे हैं उनको डेवलपमेंट के साथ मैच करना है। प्लानिंग बाय द टीचर, रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, हमने नेक्स्ट फ्यूचर प्लानिंग के लिए भी हम असेसमेंट करते हैं, और रिकॉर्ड वगैरह को रखने के लिए भी हमने असेसमेंट करते हैं। नंबर 2 आपके पास आता है मेकिंग कंपैरिजंस। हम कंपैरिजन करने के लिए भी हम असेसमेंट करते हैं कि पहले हम किस लेवल पे खड़े थे, अब किस लेवल पे खड़े हैं, या हम किस लेवल पे खड़े हैं और दुनिया किस लेवल पे खड़ी है। हम इस हवाले से भी असेसमेंट करते हैं। ठीक है जी। with earlier performance to show progress, to compare groups, to give information about the individuals to relation or group of class। उसके बाद रिपोर्टिंग अचीवमेंट्स, हमने अपनी जो अचीवमेंट्स होती है उसकी रिपोर्टिंग के लिए भी, हमने हायर अथॉरिटीज को बताने के लिए भी, अपनी सोसाइटी को, अपने माशरे को बताने के लिए भी हमने क्या करना होता है, असेसमेंट करनी होती है कि माशरे को बताएं कि जनाब जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है, जिस स्किल्ड पर्सन की आपको ज़रूरत है, हमने इतने तैयार कर दिए हैं। ठीक है, इसके वाले से हम इसको करते हैं। रिसर्च एंड करिकुलम एवेल्युएशन, हम क्या करते हैं जी, हम असेसमेंट इसलिए भी करते हैं ताकि हम अपना सिलेबस, अपना करिकुलम उसको रिवाइज कर सकें, हम उसके वाले से रिसर्च कर सकें कि हमारा जो करिकुलम है हमें उससे कितना फायदा हुआ है और इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। कंपैरिजन ऑफ टीचिंग अप्रोचेज, मटेरियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिफरेंस अमंग पीपल। उसको मेंटोरिंग एट नेशनल लेवल। अब मेंटोरिंग और मॉनिटरिंग में क्या फर्क होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब एक लिखा हुआ है मेंटोरिंग, एक होता है मेंटोर, एक होता है मॉनिटर। मॉनिटर ये होता है किसी भी चीज़ को आपने उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसको चेक कर रहा है वो। ठीक है जी। मेंटोर होता है किसी को साथ साथ असिस्ट कर रहा है। एक मॉनिटर होता है कि वो सिर्फ आपकी जो कारकर्दगी उसको सिर्फ चेक कर रहा होता है, उसके ऊपर वो रिकॉर्ड कीपर रखा होता है। वो कहीं पे अगर आपको कोई ज़रूरत पड़ गई है, आपने आप वहाँ पे आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई है, आपको किसी मुश्किल में फंस गया, तो मॉनिटर आपको कुछ भी हेल्प नहीं करता। मॉनिटर सिर्फ देखता है कि आप क्या कर रहे हैं। लेकिन जो मेंटोर होता है कि आपकी जनाब वो साथ साथ आपको चेक भी कर रहा होता है, और साथ साथ जहाँ कहीं भी आपको हेल्प की ज़रूरत पड़े वो आपको हेल्प भी करता है, वो आपको असिस्ट भी करता है। ये होता है मेंटोरिंग। तो जो हमारे पास असेसमेंट होती है, असेसमेंट हम मेंटोरिंग के लिए भी करते हैं कि जहाँ पे भी कहीं मसाइल हैं हम मसाइल को एड्रेस कर सकें। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट की। अब असेसमेंट की हमारे पास टाइप कौन कौन सी हैं जी। Comprehensive assessment process includes 3 types of assessment. They are implemented at different points lesson. Pre-assessment is used at beginning of assessment or to determine the students needs and baseline level of knowledge. Formative assessment, ठीक है जी, और उसके बाद summative assessment. Assessment की मेजर जो टाइप्स हैं वो 3 ही हैं। मेजर टाइप्स आपके पास 3 है, एक प्री असेसमेंट है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है और एक समेटिव असेसमेंट है। इसके आगे फिर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास टाइप्स आएंगी, लेकिन मेजर हमारे पास यही हैं। टाइमलाइन के मुताबिक, जैसे हमने टेस्ट के वाले से हमने टाइप्स पढ़ी थी, हमारे पास कौन कौन सी थी, एक हमारे पास जो थी जो प्री टेस्ट था, एक हमारे पास पोस्ट टेस्ट था। प्री टेस्ट को हम पोटेंशियल के वाले से कहते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट भी कहते हैं, और पोस्ट टेस्ट को हम परफॉर्मेंस टेस्ट कहते हैं। ठीक है, एबिलिटी टेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह जो असेसमेंट है, असेसमेंट की आपके पास 3 टाइप्स हैं। असेसमेंट, एक तो आपने किसी भी चीज़ को पढ़ाने से पहले आपने असेसमेंट कर ली। किसी भी चीज़ को लेसन पढ़ाने से पहले आपने बच्चों को देखना होता है कि बच्चों का इस टाइम के क्या लेवल है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने क्या किया, आपने पढ़ाने के दौरान आपने साथ साथ असेसमेंट करते जाना है कि जो हम पढ़ा रहे हैं क्या बच्चों को समझ आ रही है कि नहीं, जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बच्चों को समझ भी आ रही है कि नहीं। ऐसा ना हो कि हम पूरा साल खपते रहें, पूरा साल पढ़ाते रहें, पूरा साल टाइम वेस्ट करने के बाद जाकर हमें पता चले कि हमारी स्ट्रेटेजी फेल हो गई थी, हमें तो ऐसे कर लेना चाहिए था। टाइम टू टाइम हमें क्या अपने डिसीजंस करने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट की जरूरत पड़ती है। फिर अब आपके पास आती है समेटिव असेसमेंट, सबसे आखिरी असेसमेंट, जो आपकी फाइनल पेपर्स होते हैं, वो आपके पास आखिरी असेसमेंट होती है, जब आप सारा अपना सिलेबस मुकम्मल कर लेते हैं, अपना सेशन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर एंड पे आप असेसमेंट करते हैं क्या जो मैंने पढ़ाया, जो बच्चों ने पढ़ा है, क्या उनको किस हद तक किसने कितना पढ़ा है।
ठीक है जी। तो ये टोटल आपके पास होती हैं जी 3 तरह की असेसमेंट है। एक प्री असेसमेंट है कि पहले आपने देखना होता है कि इस इनका लेवल क्या है, फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट दौरान में होती है, और समेटिव असेसमेंट एंड पे होती है। सम से निकला समेटिव, हर सब चीज़ को सम करके तो हम क्या करना है जी, जमा एंड पे आपने जमा खर्चा अपना सारा देखना होता है। ठीक है जी। तो ये आपके पास होता है जी फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेशन से निकला है कि हम क्या कर रहे हैं, हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, अपनी नेशन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो उस फॉर्मेशन के दौरान जो जब आप कोई भी चीज़ को बना रहे होते हैं, उसके दौरान दौरान जो आपने काम करना है, उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम कहते हैं जी फॉर्मेटिव असेसमेंट। और प्री का मतलब ही पहले होता है, प्री है प्री इंजीनियरिंग के लिए होता है, इंजीनियरिंग से पहले, प्री मेडिकल मेडिकल से पहले। तो प्री का मतलब पहले होता है, पोस्ट का मतलब बाद में होता है। ठीक है जी। जैसे होता है पोस्ट पोन या पोस्ट ग्रेजुएट, तो पोस्ट का मतलब बाद होता है, प्री का मतलब पहले होता है। ठीक है जी। तो प्री असेसमेंट आपके पास पहले आ गई। समेटिव असेसमेंट सम से निकली, सबसे आखिर पे आपने जमा खर्च करनी होती है। और फॉर्मेटिव फॉर्मेशन से निकला दरमियान वाली आपके पास होगी। ठीक है जी। अब हम कहते हैं जी टाइप्स ऑफ असेसमेंट आती है, दूसरी टाइप्स होती हैं। ये तो आपके पास है टाइम फ्रेम के वाले से, ये तो आपके पास ही टाइम फ्रेम के वाले से। अब हमने पढ़नी है जी, ये जो आपके पास है असेसमेंट्स की टाइप्स हैं, ये अब हमने पढ़नी है जी इनकी एग्जीक्यूशन के वाले से। ठीक है जी। इसमें हमने क्या कंपैरिजन के वाले से, हमने कभी एक बात ऊपर पढ़ी थी, असेसमेंट हम कंपैरिजन के वाले से भी पढ़ते हैं। ठीक है। इसमें 2 तरह की असेसमेंट होती है, एक होती है नॉर्म रेफरेंस, एक होता है क्राइटेरियन रेफरेंस। अब नॉर्म रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंस से क्या मतलब, रेफरेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज के साथ कंपैरिजन करना, रेफरेंस पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट है, एक रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस से हमने क्या करना होता है, कोई चीज इससे दूर जा रही है या कोई चीज इसके करीब आ रही है, इस रेफरेंस के मुताबिक हम देख रहे होते हैं। या हम कहते हैं जी ये लाहौर है, हम कहते हैं जी आप यहां से कितनी दूर चले गए हो। एक बंदा कहता है मैं 10 किलोमीटर यहां से दूर आ गया हुआ हूं। अब वो 10 किलोमीटर कहां पे, जहां पे आप बैठे हो। ठीक है। तो ये आपके रेफरेंस को इस्तेमाल करते हुए आपको बता रहा है कि मैं यहां से आगे चला गया हूं। ठीक है। किसी भी चीज को हमने रेफरेंस मान के जब चलना होता है, तो रेफरेंस आपका 2 तरह का होता है। एक होता है क्राइटेरियन रेफरेंस, जो आपने क्या कर दिया, आपने रेफरेंस फिक्स कर दिया। एक रेफरेंस फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं एक बंदा है, उसको कहता है मीनारे पाकिस्तान से आप कितनी दूर चले गए हो। फॉर एग्जाम्पल मीनारे पाकिस्तान से आप कितनी दूर चले गए हो। वो बंदा कहता है मैं 20 किलोमीटर दूर आ गया हूं। एक बंदा कहता है मैं 40 किलोमीटर दूर आ गया हूं। एक बंदा कहता है जी मैं 30 किलोमीटर दूर हूं। आपका जो रेफरेंस है वो वही है, रेफरेंस ऑफ पॉइंट आपका नहीं, आपका वो मूव नहीं कर रहा। एक होता है नॉर्म रेफरेंस, वो कहता है जी आप जो है ना जी, जो इकबाल से कितने दूर हो, इकबाल किसी बंदे या असलम से कितनी दूर हो, एक बंदा असलम है। ठीक है। अब हो सकता है ये जो बंदा यहाँ से 20 किलोमीटर यहाँ पे आया हुआ था, जब ये बंदा यहाँ पे 20 किलोमीटर आया, असलम हो सकता है यहाँ से आगे इधर चला गया हो, थोड़ा सा पीछे चला गया हो। तो अब ये बंदा वही पोजीशन पे जो इसकी पोजीशन 20 किलोमीटर की थी अपने रेफरेंस पॉइंट से, अब वही इसकी 40 किलोमीटर लिखी जाएगी, क्योंकि उसका रेफरेंस जो है वो आगे पीछे हो रहा है, उसका रेफरेंस जो है वो आगे पीछे हो रहा है। ठीक है। तो आपके पास जो असेसमेंट है उसमें रेफरेंस जब बेस आपने असेसमेंट करनी होती है, रेफरेंस आपके 2 तरह के होते हैं, एक होता है नॉर्म रेफरेंस, एक होता है क्राइटेरियन रेफरेंस। क्राइटेरियन रेफरेंस होता है कि जब आपने क्राइटेरिया फिक्स कर दिया, सेट कर दिया, हमने कह दिया कि 40 वाला पास है, 40 वाला पास है। अब हमने इस रेफरेंस के मुताबिक देखना होता है कि इस बच्चे के कितने नंबर हैं, रेफरेंस से ऊपर है कि नीचे है। अगर ऊपर है तो पास है, नीचे है तो फेल है। ये आपके पास क्राइटेरियन रेफरेंस है कि आपने एक फिक्स क्राइटेरिया देख लिया, उस क्राइटेरिया के मुताबिक आपने उसका फैसला कर लिया। एक होता है नॉर्म रेफरेंस्ड, नॉर्म रेफरेंस होता है जैसे नॉर्म से लिखा हुआ है, नॉर्म से लिखा वगैरह। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने बाकी लोगों के साथ उसकी असेसमेंट के परफॉर्मेंस को असेस करना होता है। हम क्या करते हैं, हम इसमें क्या देते हैं जी जनाब हमारे 10 सीटें हैं, 10 सीटें हैं और 100 बंदा जो है ना यहाँ पे एप्लीकेंट है, जो यहाँ पे जरा उम्मीदवार है। अब इन 100 में से जो ऊपर वाले 10 नंबर होंगे ना, जो ऊपर वाले 10 होंगे वो हमारे सेलेक्ट होंगे, बाकी सारे हमारे पास रिजेक्ट होंगे। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि 40 वाला पास होगा, 50 वाला पास होगा, 60 वाला, 70 वाला, 80 वाला, 90 वाला। हमें हमारा जो नॉर्म हमने सेट किया है वो 10 नंबर का है, टोटल 10 सीटें हैं। अब हो सकता है ये 10 सीटें पहली जो हैं वो 100/100 वाले 10 आ जाएं, 100/100 वाले 10 आ जाएं। हो सकता है कि आपके पास जो ना जी 5 बंदे 100/100 और एक बंदा 99 वाला, एक 98 वाला, एक 97 वाला, एक 96 वाला, 95 वाला आ जाए, तो आपका रेफरेंस कहाँ पे चला जाए, 95 पे आ जाए। तो 95 से ऊपर वाले साले सेलेक्ट हो जाएंगे। या हो सकता है हमारे पास जो ना जी कोई भी बंदा इस नंबरों पे ना जाए जनाब, सिर्फ 10 बंदे जो है ना वो 40 वाले आ जाए, बाकी सब के 40 से कम आ जाए, तो आपका रेफरेंस कहाँ पे चला जाएगा, 40 पे चला जाएगा।
ठीक है। तो नॉर्म रेफरेंस में आपके पास जो रेफरेंस पॉइंट होता है वो ऊपर नीचे होता रहता है। आपका मेरिट, जैसे मेरिट बेस्ड हमारे पास ये भर्तियां होती हैं, तो मेरिट कभी 40 का बन गया, कभी 50 का बन गया, कभी 60 का बन गया, कभी 70 का बन गया। तो ये आपके पास सारे नॉर्मल रेफरेंस टेस्ट होते हैं, असेसमेंट्स होती हैं। और जो हमारे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह डिग्रियों के वाले से होती है वो हमारी क्राइटेरियन रेफरेंस होता है। हमने ऑलरेडी क्राइटेरिया सेट किया होता है कि 33 वाले से ऊपर जो आएगा उसको पास कर देंगे, ये नीचे आएगा वो फेल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 60% वाला फर्स्ट डिवीजन पे आ जाएगा, 60 से नीचे वाला सेकंड डिवीजन पे आ जाएगा। तो यहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पास जो मैट्रिक का इम्तहान है, एफएससी है, आपके पास है जी, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, डिग्री के, वो कौन सी असेसमेंट होती है, वो हमारी क्राइटेरियन रेफरेंस असेसमेंट होती है। उसका रेफरेंस हमारा ऑलरेडी हमने इसको पहले से ही डिफाइन किया होता है। और नॉर्म रेफरेंस में हमारे पास जो भी पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस वगैरह में जो हमारे जो मुकाबले के इम्तहान होते हैं, ये सारे के सारे हमारे पास क्या होते हैं जी, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट होते हैं जी। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मोड्स ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट की मोड्स हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है जी। अब ये मोड्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले आप कहते हैं प्लेसमेंट असेसमेंट। प्लेसमेंट असेसमेंट क्या है जी? प्लेसमेंट से जैसे आपके पास उसके नाम से ज़्यादा प्लेसमेंट, हमने असेस करना होता है। आपने क्या करना जी, आपने असेस करना होता है किसी भी स्टूडेंट को, उसको किसी भी हमने किसी भी क्लास में दाखिल करने से पहले उसकी प्लेसमेंट देखनी होती है कि इस वक्त इसका स्टेटस क्या है और हमें इसको किस जगह पर फिट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ अच्छे जो स्कूल हैं वहाँ पर जब भी हम कोई बच्चा दाखिल करवाना चाहते हैं वो क्या कहते हैं, उसका पहले टेस्ट लेते हैं। टेस्ट लेने के बाद फिर वो बताते हैं जनाब आपका जो बच्चा है इस वक्त 7th क्लास का है, या जनाब 8th क्लास का एलिजिबल है, या 9th क्लास में बैठने का एलिजिबल है, या 6ठी क्लास में बैठने का एलिजिबल है। ये प्लेसमेंट हमने पहले डिफाइन करनी होती है कि वो जो बंदा हमारे पास आ रहा है इस वक्त इसकी प्लेसमेंट क्या है। या जो बंदा जो है फॉर एग्जांपल किसी मैकेनिक के पास जाता है, मैकेनिक के पास काम सीखने के लिए जाता है, तो मैकेनिक पहले सबसे पहले उसकी प्लेसमेंट असेसमेंट करेगा कि इसको मैंने कहाँ से स्टार्ट करवाना है। एक बंदा फॉर एग्जांपल उसको नट बोल्ट ही खोलना नहीं आता, बिल्कुल उसको बिल्कुल जीरो है, तो उसको वो इंजन खोलने में तो नहीं लगाएगा। ठीक है, इंजन खोलने पे तो नहीं लगा देगा, उसको पहले नट बोल्ट खोलने सिखाएगा। ठीक है। या अगर वो असेसमेंट करता है कि उस बंदे को नट बोल्ट खोलने आते हैं, ऑलरेडी कुछ ना कुछ पता है, फिर वो क्या करेगा, उसको डायरेक्ट इंजन पे लगा देगा। ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपने प्लेसमेंट असेसमेंट करनी होती है, कुछ इस वक्त हमने इसको किस जगह पे फिट करना है। फिर फॉर्मेटिव असेसमेंट है। प्लेसमेंट असेसमेंट को हम प्री असेसमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। इसको डायग्नोस्टिक असेसमेंट भी कह सकते हैं। और जब डायग्नोस्टिक नहीं है, सिर्फ प्री असेसमेंट। ठीक है जी, इसको हम प्री असेसमेंट भी कह सकते हैं और इसको एप्टीट्यूड भी कह सकते हैं। ठीक है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट आपके पास होती है जब आपने पढ़ाने के दौरान, ठीक है जी, अपने सेशन के दौरान आपने को फीडबैक या इंप्रूवमेंट के वाले से आपने कोई भी एडजस्टमेंट करनी होती है, उसके लिए हम क्या कहते हैं जी, फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। फिर होती है डायग्नोस्टिक असेसमेंट। डायग्नोस्टिक असेसमेंट कैसी होती है, फॉर एग्जांपल आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट की, आपने जो आपका जनाब गोल था, जो आपका अल्टीमेट जनाब आपकी विश थी कि मेरा जो ना जी, ये मैंने पढ़ाने के बाद इन बच्चों को ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है जी। तो जब आप अपने उस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे होते, फिर आप डायग्नोज करते हैं कि क्या मसला क्या है, किस वजह से जो है ना जी परफॉर्मेंस बच्चे नहीं दे रहे, उसको हम कहते हैं डायग्नोस्टिक असेसमेंट। ठीक है जी, मसले का हमने खोज लगाना, उसको हम डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। फिर समेटिव असेसमेंट सबसे आखिर वाली असेसमेंट हमारी होती है, जो हमने सारा कुछ देखना होता है कि किसने कितना पढ़ा है और उसको कितना कितना रिवार्ड मिलना चाहिए। ठीक है। फिर परफॉर्मेंस असेसमेंट होती है जी, परफॉर्मेंस आपने देखनी होती है कि ये बेसिकली स्किल्स के वाले से होती है, जैसे हम प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन लेते हैं। ठीक है जी। फिर आपके पास ऑथेंटिकेटिक असेसमेंट या जी, असेसमेंट दैट फोकस ऑन रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन एंड परफॉर्मेंस ऑन इन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। आपने ऑथेंटिकेट करना होता है, ऑथेंटिक असेसमेंट आपने करनी होती है कि जनाब जो असेसमेंट हम कर रहे हैं वो भी ठीक है कि नहीं। ऐसा ना हो कि एक बंदा बिल्कुल ठीक हो, असेसमेंट ही गलत हो रही हो। ठीक है। असेसमेंट आपने ऑथेंटिक करनी होती है। सेल्फ असेसमेंट, अपना मुहासबा खुद करना, ये होती है सेल्फ असेसमेंट। एक होती है पीयर असेसमेंट। पीयर असेसमेंट होती है, पीयर हम कहते हैं दोस्तों को। हम क्लासरूम में क्या करते हैं, दो बच्चों को भी लगा देते हैं कि आप इसका सबक सुनो, वो आपका सबक सुनेगा। ठीक है। या हम क्या करते हैं, क्या होता है, जब बच्चों का टेस्ट वगैरह होना होता है, पेपर देना होता है, तो दो बच्चे आपस में मिलकर बैठ जाते हैं, आपस में जनाब वो एक मुआहदा कर लेते हैं कि आप मेरा सबक सुनो, मैं आपका सबक सुनता, हमें पता चल जाएगा, तो हम फिर टीचर के पास जाने से पहले हम एक दूसरे का सबक सुन लेते हैं। ये हमारा पीयर असेसमेंट होती है। फिर पोर्टफोलियो असेसमेंट होती है। पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होती है, एक जो बच्चा है एक सेशन के दौरान जो भी उसको काम डेली बेस पे मिलता जाता है, वो अपनी कॉपी के ऊपर उसको क्या करता है, नोट करता जाता है, अपना पोर्टफोलियो तैयार करता जाता है।
पूरे सेशन के दौरान जो जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जो जो भी टीचर पढ़ाएगा, वो सारे का एक रिकॉर्ड बनाता जाता है। उसको हम कहते हैं पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो असेसमेंट। ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं, बच्चों को पोर्टफोलियो बनाने के लिए कह सकते हैं कि आप, मैं एंड पे चेक करूंगा कि आपने कौन कौन सी एक्टिविटी मिस की है और कौन कौन सी एक्टिविटी पे आपने पार्टिसिपेशन की है। तो अगर कोई बच्चा एक दिन नहीं भी आएगा तो अगले दिन फिर आके अपने अपने दूसरे क्लास फेलो से वो जो जितने भी नोट्स या एक्टिविटीज वगैरह होंगी वो अपने पोर्टफोलियो में लगाने की कोशिश करेगा, तो यूं फिर उसका वो गैप कवर हो जाता है। ठीक है जी। फिर आपके पास होता है जी एनेक्डोटल रिकॉर्ड। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स वही होते हैं कि आपने जस्ट क्या करते हैं जी, वो पूरा पोर्टफोलियो नहीं बनाते, बल्कि जो जो टीचर की तरफ से आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन या वगैरह नोट्स वगैरह दिए जाते हैं, तो उसको आप क्या करते हैं जी, एक जो है ना जी, एक फाइल के अंदर लगाते जाते हैं। ठीक है जी। अपने पास है कुछ चीज़ें ऐड नहीं करते, बल्कि टीचर के जो नोट्स वगैरह आपको स्टिकी नोट्स वगैरह जो भी दिया जाता है उसको आप एक इकट्ठा करके अपना रिकॉर्ड बनाते जाते हैं। रूब्रिक बेस्ड असेसमेंट क्या होती है जी? रूब्रिक असेसमेंट होती है यूजिंग प्री डिटर्मिन्ड स्कोरिंग क्राइटेरिया एंड लेवल्स ऑफ परफॉर्मेंस, टूल्स मेथड, रूब्रिक्स, स्कोरिंग मैट्रिसेस, असेसमेंट चेकलिस्ट वगैरह। ठीक है जी। आपने ऑलरेडी प्री डिटर्मिन्ड स्कोरिंग क्राइटेरिया के मुताबिक आप क्या कहते हैं जी, अपनी असेसमेंट कर लेते हैं। ठीक है जी। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग आपके पास होती है, यूनिफॉर्म असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्कोर्ड कंसिस्टेंटली टू इंश्योर फेयरनेस। ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट आपका असेसमेंट बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन और लर्नर बिहेवियर स्किल। मीन के ये आपके पास क्या होता है जी, ये जो हमारे पास होते हैं ना जी, ये जो है यूनिवर्सिटी वगैरह में 10 या 20 या 15 नंबर प्रोफेसर साहब के हाथ में करेक्टर के भी होते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट, उसको हम कहते हैं जी ऑब्जर्वेशनल असेसमेंट। डायरेक्ट किसी को आपने ऑब्जर्व कर रहे होते हैं साइलेंटली। ठीक है जी। उसमें उसका पेपर वगैरह नहीं होता, बल्कि जस्ट आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक आपने उसके कमेंट्स पास करने होते हैं। फिर होती है अडेप्टिव असेसमेंट, असेसमेंट दैट अडेप्ट क्वेश्चन डिफिकल्टी बेस्ड ऑन लर्नर्स रिस्पॉन्स। क्या मतलब है कि आप जो ये आमतौर पे इंटरव्यू में होता है, क्या होता है कि आपने किसी को पूछा कि आप इंट्रोडक्शन करवाएं। आमतौर पे इंटरव्यू होता ही ऐसे है, आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या देते हैं, जनाब मेरा नाम सुफियान है और मैं जनाब गुजरांवाला से हूँ, मैं फलां 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 मैंने फलां यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। वो कहता है जी अच्छा जी आप गुजरांवाला से हैं, अब बताओ जी गुजरांवाला की मशहूर चार शख्सियात के नाम बता दो। ठीक है। गुजरांवाला जी जनाब राजा रंजीत सिंह से, फिर आगे फिर राजा रंजीत सिंह को गुजरांवाला के अंदर घुसेड़ देंगे। अब राजा रंजीत सिंह को आप रिस्पॉन्स करेंगे, फिर सिख डायनेस्टी को यहाँ से कर देंगे, फिर गुलाब सिंह को ले आएंगे, खड़ग सिंह को यहाँ से ले आएंगे, खड़ग सिंह के साथ साथ कश्मीर को ले आएंगे, हरी सिंह को ले आएंगे। मीन के सारी स्टोरी आप ही के आंसर्स को अडाप्ट करते 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 आपको वो आगे 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 फिर कम्युनिकेशन आपकी चलती रहती है। ठीक है जी। तो ये आपके पास होती है जी अडेप्टिव असेसमेंट, आपके आंसर को अडेप्ट कर लेता है आपका जो असेसर होता है। ठीक है। तो ये आपके पास हो गया जी असेसमेंट्स के मोड्स हो गए। फिर आपके पास ये असेसमेंट, ये मेजरमेंट एवैल्यूएशन पहले हमारे पास हो चुका है। ठीक है जी। ये आपके पास थोड़ा सा इसको मजीद मैंने यहाँ पे जनाब उसको क्लैरिफाई किया हुआ है इसमें, बल्कि सारी चीज़ें ऊपर हो गई हैं। ये आप समझ लें कि रेपिटेशन ही है, इसको आप सिर्फ पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें आपके क्लियर हो गई हैं। समरी आपके पास असेसमेंट वैल्यूएशन की ये टेस्टिंग आपके पास जो होगी ये सारा वही होगा। ठीक है जी। ये आपके पास होगा जी। अब यहाँ पे आपके पास टाइप्स ऑफ असेसमेंट। अब ये जो असेसमेंट होती है ना जी, ये सारी चीज़ें वही हैं, बल्कि मेरे ख्याल में ये यहाँ पे नोट्सों में इसको रिपीट कर दिया गया, ये कॉपी पेस्ट दोबारा हो गया। ठीक है। ये मैं इसको काट दूंगा, ये हमने चीज़ें ऊपर एंडेड क्लोज एंडेड वगैरह सारा स्टेम वगैरह ये पढ़ रहे हैं पहले। ठीक है। अब यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ असेसमेंट होती हैं। अब असेसमेंट आपके पास क्या जी, अब असेसमेंट जो आपको टॉपिक पढ़ाया ना, असेसमेंट बिल्कुल वही है, सारा टॉपिक वही है। अब इसमें अल्फाज बार बार वो चेंज करता है। एग्जामिनर क्या करता है, अल्फाज को चेंज कर करके आपको घुमाने की कोशिश करता है। अब इसमें से असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। अब इसमें क्या फर्क है, ये जो जितनी ऊपर हमने टाइप्स पढ़ी हैं असेसमेंट्स की, उन तमाम टाइप्स को कुछ टाइप्स इसके अंदर आ जाएंगी असेसमेंट फॉर लर्निंग, कुछ असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट एज लर्निंग के अंदर आ जाएंगी। अब असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या है जी, लर्निंग हासिल करने के लिए असेसमेंट जब की जाती है, लर्निंग के लिए आपने लर्निंग के लिए क्या होगी, प्री असेसमेंट। प्री असेसमेंट में क्या होता है, आप लर्न कर रहे हैं कि ये जो बच्चा है इसका स्टेटस क्या है। जैसे डायग्नोस्टिक असेसमेंट है, आप लर्न कर रहे हैं उस वजह से कि इसको मसला यहां पे क्या है। ठीक है। एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होती है कि लर्निंग की असेसमेंट, जो बच्चे ने लर्न किया है उसने किस हद तक लर्न किया है, वो हम क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट भी ले लेते हैं, हम उसमें नॉर्मल रेफरेंस भी लेते हैं, हम समेटिव असेसमेंट भी लेते हैं। ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है कि लर्निंग की असेसमेंट। ठीक है। और फिर आता है असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है कि असेसमेंट के तरीके सीखना,
असेसमेंट है क्या? असेसमेंट को एज ए सब्जेक्ट पढ़ना, असेसमेंट को एज ए सब्जेक्ट सीखना, उसको हम कहते हैं असेसमेंट एज लर्निंग। असेसमेंट है क्या? इसमें टेस्ट क्या होता है, ओपन एंडेड क्या होते हैं जी, क्लोज एंडेड क्या होते हैं, ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है, कैसे ली जाती है, ये सारे आपके पास असेसमेंट एज लर्निंग होती है। ठीक है, ये आपके पास होगा जी असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के ही कैप के अंदर लेके आते हैं, क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग में फॉर्मेटिव में हम क्या करते हैं, हम खुद इसमें चेक कर रहे होते हैं, साथ साथ डायग्नोज कर रहे होते हैं, साथ साथ हम अपने सेशन के दौरान देख रहे होते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या वो सही पढ़ा रहा हूँ, जो बच्चे पढ़ रहे हैं क्या उसका रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है, नहीं आ रहा, अगर नहीं आ रहा तो मैं अपना अपना मेथड चेंज कर लूँ। ये अब असेसमेंट फॉर लर्निंग होती है। ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं, इसको पढ़िएगा, बिल्कुल सेम वही है जो हमने पढ़ी है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम समेटिव असेसमेंट की कैप के अंदर लेके आते हैं कि हमने जो पढ़ाया है वो किस हद तक किसी ने पढ़ा है और इसको हम कितने मार्क्स देंगे। ये सारे आपके पास, ये एंड पे होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपके जनाब दरमियान में होती है। ठीक है, फिर आपके पास होती है, और इनके दरमियान ये मैंने यहाँ पे एक आपका टेबल बना दिया था। ठीक है जी, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में असेसमेंट फॉर लर्निंग वाले सारे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले आपके पास पॉइंट्स हैं, और समेटिव असेसमेंट के पॉइंट सारे आपके यहाँ पे आ जाते हैं। एक दफा पढ़ेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी बिल्कुल। आपके जो ना थीम आपका क्लियर हो चुका है असेसमेंट का, जो उन्होंने पढ़ा है चीज़ें वही हैं, बार बार इसी को मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ नामों से आपसे पूछने की कोशिश करता है। ठीक है, assessment as learning means to use assessment to develop support students mega cognitive skills. This form of assessment is crucial in helping students becomes lifelong learners. Students learn to make sense of information, relate to prior knowledge and use it for new learning. क्या मतलब है, कहता है जी असेसमेंट एज लर्निंग जो है ना जी, ये स्टूडेंट्स को लाइफ लॉन्ग जो उसके फायदे के लिए जरूरी होती है। क्योंकि ये जो आपके पास समेटिव असेसमेंट है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, ये तो आपने टेम्परेरी करके फायदा टाइम पिंग आपने खत्म होगी। अगर किसी को अपने सेल्फ असेसमेंट का नहीं आता, असेसमेंट एज लर्निंग मीन्स को उसको असेसमेंट का सब्जेक्ट नहीं पता कि असेसमेंट होती क्या है, अपनी असेसमेंट कैसे की जाती है, किसी दूसरे की असेसमेंट कैसे की जाती है, तो तब तक वो बंदा कामयाब नहीं हो सकता। क्योंकि अगर किसी को असेसमेंट की ही नहीं करनी आती, उसको पता ही नहीं है, तो फिर उसको सारी दुनिया धोखा दे जाएगी, उसको सारी दुनिया धोखा देगी। लेकिन अगर उसको असेसमेंट करना आता है, वो सामने बंदे को असेस कर जाता है कि ये बंदा कैसे बोल रहा है, क्या करेगा, मेरे लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानमंद है, इसमें इसके साथ मुझे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, या अपना जो काम कर रहा होता है वो डिसीजन मेकिंग जब कर रहा होता है, तो क्या मुझे ये काम करना चाहिए या मुझे काम से बाहर आना चाहिए, ये वाला कारोबार मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, ये मेरी जॉब मेरी अच्छी है या नहीं है, ये सारी उसकी असेसमेंट की लर्निंग में आती हैं। कि अगर उसको पता होगा कि असेसमेंट कैसे की जाती है, अपनी सेल्फ असेसमेंट कैसे करनी है, पीयर की कैसे करनी है, मुआशरे की कैसे करनी है, किसी जॉब की कैसे करनी है, किसी डिपार्टमेंट की कैसे करनी है, तो फिर वो क्या करेगा, लाइफ लॉन्ग अपना कामयाब हो जाएगा। ठीक है जी, ये आपके पास होगा जी। फिर होता है आपके पास जी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट। अब क्लासरूम की जब आप असेसमेंट कर रहे होते हैं, ये तो ऊपर तो हमने देख लिया कि असेसमेंट क्या होती है, वैल्यूएशन क्या होती है, मेजरमेंट क्या होती है, असेसमेंट्स की टाइप्स क्या होती हैं, कैसे कैसे टेस्ट हम लेते हैं, कौन कौन सी असेसमेंट होती है। ठीक है, अब हमने बात करना है कि अच्छी असेसमेंट कौन सी होती है, अच्छी असेसमेंट कौन सी होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं। इफेक्टिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग बिगन विद द एजुकेशनल गोल्स। हमने अपने एजुकेशन जो गोल्स हैं उनको अपने मद्देनजर रखते हुए असेसमेंट करनी होती है कि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है। ठीक है, हमने असेसमेंट जो कर रहे हैं वो हमारे गोल्स के करीब जा रही है कि हमें गोल से दूर लेके जा रही है। हमने अपने एसएलओ बेस असेसमेंट करनी होती है। ऐसा ना हो कि हमारा एजुकेशनल गोल हो कि हमने किसी को क्या करना है जी, हमने इंग्लिश लर्निंग सिखानी है, ये इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश कोर्स हम करवा रहे हैं, हमारा गोल तो ये है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम बच्चे के स्पेलिंग चेक करने बैठ जाए। ठीक है भाई, हमारा स्पोकन का काम है, राइटिंग का तो है ही नहीं है। जब राइटिंग करवाएंगे तो हम स्पेलिंग भी कर लेंगे। ऐसा ना हो कि हम क्या करें, एजुकेशनल गोल से हम हट जाएं, उसके स्पेलिंग की गलतियां निकाल के उसको स्पोकन से भी भगा दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा एजुकेशनल गोल है उसके मुताबिक हमें अपनी असेसमेंट करनी चाहिए, उसकी लिमिट्स के अंदर रहनी चाहिए। Assessment is not most effective when it reflects an understanding of learning as multi-dimensional, integrated and revealed in performance over time. Assessment works best when it has clear explicitly stated purpose. ठीक है जी, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, आप असेसमेंट कर क्यों रहे हैं। पर्पसलेस कोई भी एक्टिविटी होती है उसका फिर फायदा नहीं होता। असेसमेंट रिक्वायर अटेंशन टू आउटकम बट आल्सो एंड इक्वली टू एक्सपीरियंस दैट लीड्स टू दोज आउटकम्स। ठीक है, और आपने जो आपके पास इसमें अटेंशन इसमें होनी चाहिए। आप जो ना जी जो है पैसिव माइंड के साथ आप असेसमेंट नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, उसके बाद आपका
असेसमेंट वर्क्स बेस्ट व्हेन इट इज ऑनगोइंग नॉट एपिसोडिक। क्या मतलब है एपिसोडिक नहीं होनी चाहिए, एक दिन कर ली अगले दिन ना की, फिर अगले दिन कर ली फिर ना की, जैसे एपिसोड चलता है किस्तवार नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये आपके पास ऑन गोइंग ये कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। असेसमेंट आप डेली करते रहें थोड़ा थोड़ा जो भी करें, जो भी बच्चे के ऊपर आप चेक रखें तो असेसमेंट अच्छी होती है। और एपिसोड ही करेंगे तो फिर असेसमेंट अच्छी नहीं होगी। जैसे आपके पास क्या होता था, पहले हम एनुअल सिस्टम लेके आते थे पेपरों में, एनुअल सिस्टम पेपर लेते थे। अब दुनिया ऐसा ऐसा क्या चल रही है, सेमेस्टर सिस्टम में आ रही है। सेमेस्टर में क्या होता है, आपके पास मिड एग्जाम होता है और आपका फाइनल एग्जाम होता है, और ड्यूरिंग आपके पास सेमेस्टर क्विज वगैरह आप होते रहते हैं। प्रोफेसर साहब साथ साथ ही जनाब आपके 10 15 20 नंबर उन्होंने ऐसे रखे होते हैं, वीकली टेस्ट में रखे होते हैं। मीन के ये आपके पास एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है जी। फिर जी असेसमेंट इज इफेक्टिव व्हेन रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम अक्रॉस द एजुकेशनल कम्युनिटी आर इन्वॉल्व्ड। मीन के तमाम लोगों को आप इन्वॉल्व करें। ऐसा ना हो कि आप असेसमेंट कर रहे हैं तो जिसने पढ़ाया उसको आप साथ बिठाएं नहीं, टीचर को आप साथ ही ना बिठाएं, या डिसीजन मेकर जो उसको आप साथ ना बनाएं, प्रिंसिपल को साथ ना बिठाएं, बच्चों को साथ इसमें इन्वॉल्व ना करें। तो फिर आपका कहीं पे जब गैप रह जाएगा असेसमेंट आपकी ठीक नहीं होगी। क्योंकि जब आपने एजुकेशन असेसमेंट कर रहे हैं तो एजुकेशन असेसमेंट में स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए कि मेरी क्या गलतियां हैं, टीचर को पता होना चाहिए क्या मसाइल हैं, प्रिंसिपल को पता होना चाहिए, और ऊपर जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन बैठी है, जो फाइनेंस वाले बैठे हैं, जिन्होंने आपको फैसिलिटेट करना है, जिन्होंने सारा खर्चा देना है, उनको भी साथ इन्वॉल्व करें ताकि उनको पता चले कि जो असेसमेंट में मसाइल आ रहे हैं हमने इनको कैसे एड्रेस करना है। तमाम आपने स्टेक होल्डर को साथ मिलाकर असेसमेंट करनी होती है। थ्रू इफेक्टिव असेसमेंट एजुकेटर मीट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्टूडेंट्स एंड टू द पब्लिक। ठीक है जी, असेसमेंट के जरिए से आप एजुकेटर जो हमारा टीचर होता है उसको हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको जिम्मेदारी मिलती है कि मैंने क्या क्या करना है जी, स्टूडेंट्स को और पब्लिक के हवाले से मेरे ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं। तो लेकिन जब अगर इसको आप साथ बिठाएंगे नहीं तो फिर वो मसाइल होंगे, उसको पता नहीं चलेगा, गैप आ जाएगा। रोल फॉर असेसमेंट, असेसमेंट का रोल क्या ऊपर भी हम पढ़ के आए हैं। इट फुलफिल स्टूडेंट्स एक्सपेक्टेशन, इट यूज टू मोटिव स्टूडेंट्स, मोटिवेशन मिलती है। प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू रेमेडी मिस्टेक्स को खत्म करने के लिए होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी असेसमेंट होती है जिसमें आप मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हैं। आपके फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। फॉर्मेटिव असेसमेंट आपकी ड्यूरिंग सेशन चल रही होती है। ड्यूरिंग सेशन मीन के जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो साथ साथ जो टेस्ट ले रहे होते हैं वो आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। जिस टेस्ट में आपके मार्क्स थोड़े आते हैं, जो भी मसाइल आपके होते हैं उसको वो आप टीचर से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, अपने क्वेश्चन को, एरर को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो आपका समेटिव असेसमेंट होती है, जो आपका फाइनल पेपर होता है, उसमें आपको जो ना आपको क्या करता है जी, उसमें किसी किस्म का आपको गुंजाइश नहीं मिलती कि आप अपनी गलती को ठीक कर लें। जो आपका गलत हो गया आपके हमेशा अगले नंबर वो काट के और सारी जिंदगी आपके सर्टिफिकेट के साथ वो रहेंगे। तो समेटिव असेसमेंट जो है ना उसमें आपका कहता है जी, उसमें किसी किस्म की आप जो है अपनी मिस्टेक्स की रेमेडी नहीं कर सकते, और फॉर्मेटिव असेसमेंट आपको ये चांस देती है कि आप अपने आप को इंप्रूव कर लें। ठीक है जी। असेसमेंट सर्व्स एज डायग्नोस्टिक टूल, असेसमेंट एनेबल्स ग्रेडिंग एंड डिग्री क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, आपने ग्रेडिंग वगैरह कैसे करनी है, किसको को ए ग्रेड देना है, किसी को बी देना है, किसी को गोल्ड मेडल, किसी को सिल्वर मेडल, किसी को फेल करना है, वो सारी की सारी असेसमेंट के जरिए से हम करते हैं जी। असेसमेंट वर्क्स एज परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर द स्टूडेंट्स, इज यूज एज अ परफॉर्मेंस इंडिकेटर फॉर टीचर। Assessment also is performance indicator for institution. Assessment facilitates learning in one way or other way. क्या मतलब है कि जो असेसमेंट है इससे ही बच्चे की भी एफिशिएंसी का पता चलता है, वो क्या काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, टीचर की भी, एक अदारे की भी, कम्युनिटी की भी, सब की जनाब वो सारे क्या करते हैं जी। यहाँ से आपके सामने एक ट्रू पिक्चर आ जाती है कि असेसमेंट कौन क्या कर रहा है। ठीक है जी। अब उसके प्रिंसिपल ऑफ क्लासरूम असेसमेंट। अब क्लासरूम असेसमेंट के आपके पास प्रिंसिपल क्या कौन कौन से असूल होना चाहिए करते हुए। एक तो ये फॉर्मेटिव होनी चाहिए, क्लासरूम के अंदर जो असेसमेंट आपकी फॉर्मेटिव होनी चाहिए। फॉर्मेटिव मीन कि आपने डेली साथ करनी है और गलती की गुंजाइश होनी है, अगर गलती हो तो गलती को सुधारने का भी मौका आपने देना है। शुड डिटरमाइन प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। असेसमेंट शुड सर्व टीचिंग को सर्व करने हो, मीन के जो टीचर है असेसमेंट के जरिए अपने आप को इंप्रूव करे। शुड सर्व लर्निंग, असेसमेंट के जरिए से आपकी लर्निंग इंक्रीज करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इसको टाइम पास के लिए असेसमेंट शुरू कर दें। बात क्या होता है, जज पढ़ाने को दिल नहीं करता, बच्चों को जनाब का आपका टेस्ट है, बच्चों को टेस्ट पे बिठा दिया और खुद जनाब मोबाइल पे लगे रहे। ऐसा नहीं है। असेसमेंट का मकसद लर्निंग को इंक्रीज करना हो, ना कि टाइम पास करना हो। ठीक है जी। करिकुलम ड्रिवन मीन के आपके पास जो करिकुलम जो आपका निसाब है उसको ड्राइव करे, उसको जनाब जल्दी ख़त्म करने की तरफ आप असेसमेंट लेके जाएं। ठीक है जी। शुड इंटरैक्टिव होनी चाहिए, शुड बी स्टूडेंट सेंटर्ड। अब ये स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि असेसमेंट टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए। मीन के स्टूडेंट को क्या फ़ायदा है
उसके मुताबिक असेसमेंट करनी है कि असेसमेंट के बाद स्टूडेंट के जो मसाइल है वो एड्रेस किए जाए, ना कि सिर्फ टीचर्स के। टीचर्स या जो प्रिंसिपल है या जो जो यहाँ पे आपके पास जो है एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अपनी सहूलत के लिए असेसमेंट ना करे, बल्कि बच्चे की वेलफेयर के लिए असेसमेंट करे। ऐसा ना हो कि वो असेसमेंट के बाद देखे कि हम क्या करते हैं जी, इसमें खर्चे कम कर देते हैं, ठीक है, वो पेपर का खर्चा या कंप्यूटर का या लैब वगैरह का खर्चा, वो अपने खर्चे बचाने के लिए, बल्कि स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए असेसमेंट करनी चाहिए। या डायग्नोस्टिक भी होनी चाहिए जी, पता चले कि मसाइल कहाँ पे क्या है जी, ठीक है जी। एक्सपोज टू लर्नर्स भी होने चाहिए, ठीक है जी, लर्नर्स को बताया जाना चाहिए कि ये जो मसाइल आए हैं। ऐसा ना हो कि आप असेसमेंट करके तो उसको सीक्रेट रखें, ऐसा नहीं है, लर्नर्स को भी बताना चाहिए। ना जजमेंटल, ये जजमेंटल नहीं होनी चाहिए, मीन कि आप फैसला ना करके बैठ जाएंगे ये तो बंदा ठीक हो ही नहीं सकता, ऐसे नहीं है। आपने उसको लर्निंग को इन्हेंस करने के लिए, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए असेसमेंट करनी है। ये नहीं है कि आप वहाँ पे जज बैठ जाए और कहें कि जी ये बच्चा फेल हो गया, ये पढ़ ही नहीं सकता। डेवलप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जी। असेसमेंट शुड लीड टू लर्निंग ऑटोनॉमी, ठीक है जी। असेसमेंट जो है वो लर्नर को आस्ते आस्ते ऑटोनॉमी की तरफ लेके जाए, वो खुद करने पढ़ने को उसको दिल चाहे, ठीक है जी। असेसमेंट शुड इन्वॉल्व रिफ्लेक्टिव टीचिंग, रिफ्लेक्शन भी इसमें होनी चाहिए कि टीचर को अपना अक्स नजर आए, रिफ्लेक्ट नजर आए कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं जी रिलायबिलिटी की। जो अब असेसमेंट ट्रस्टवर्दी होनी चाहिए कि नहीं, मीन्स के जो आप असेसमेंट कर रहे हैं उसकी रिलायबिलिटी क्या है। ऐसा ना हो कि आप असेसमेंट ही गलत कर रहे हो और आपकी असेसमेंट की वजह से बच्चे डी ट्रैक होकर अपना नुकसान कर लें। एक बंदा बिल्कुल ठीक पढ़ रहा है फॉर एग्जांपल, आप उसकी असेसमेंट करते हैं, उसका मेंटोर ही गलत है, और मेंटोर जब गलत है वो ज्यादा उसको नुकसान कर जाता है, ठीक है। तो रिलायबिलिटी क्या होनी चाहिए जी, रिलायबिलिटी मीन ट्रस्टवर्दी। अ टेस्ट स्कोर इज कॉल्ड रिलायबल व्हेन वी हैव रीजन फॉर बिलीविंग द टेस्ट स्कोर टू बी स्टेबल एंड ऑब्जेक्टिव। क्या मतलब है कि हमारे पास रीजन हो, हम बिलीव कर सकें कि क्या जो टेस्ट के जो रिजल्ट्स आए हैं बिल्कुल ठीक आए हैं, इसमें मैनिपुलेशन नहीं है, इसमें बायसनेस नहीं है, इसमें कोई अकरबार परवरी नहीं है, इसमें किसी किस्म को फेवरेटिज्म नहीं है। टेस्ट बिल्कुल मेरिट पे हो, और टेस्ट में क्या हो, बच्चे को किसी किस्म की मेंटल टॉर्चर ना हो, उसमें किसी किस्म को जनाब हर बच्चे को इक्वली आपने इन्वॉल्वमेंट की हो, उसमें सारे किसी की शमूलियत हो। ऐसा ना हो कि बच्चा जो है ना जी, आप टेस्ट ले लेते हैं, आप सारा साल बच्चों को पढ़ाते हैं जी, हम पेपर और पेन के साथ, और असेसमेंट लेने बैठ जाते हैं कंप्यूटर पे। अच्छा, एक बच्चे को वो सारा आता है, पेपर स्किल उसको सारी आती है, सिर्फ उसको कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं करना आ रहा, तो आप इसी वजह से उसको फेल नहीं कर सकते कि जनाब उसको कंप्यूटर नहीं चलाना था। भाई उसका टेस्ट कंप्यूटर का है ही नहीं, उसका कंप्यूटर का टेस्ट ही नहीं है, कंप्यूटर एबिलिटी का उसके ताल्लुक ही नहीं है, उसका टेस्ट आप मैथमेटिक्स का ले रहे हैं और उसको कंप्यूटर की स्किल्स की वजह से फेल तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपके पास रिलायबिलिटी होनी चाहिए कि हमारे पास जो है हमारा असेसमेंट है उसको किस तरीके से लिया जाए कि हम बिलीव कर सकें कि असेसमेंट हमारी ठीक है और इस असेसमेंट हमारी फायदेमंद है। वो कौन कौन सी है जी, सबसे पहले जी आपके पास हो जी, ये जी, इफ द सेम टेस्ट इज गिवन टू 2 क्लासेस एंड इज मार्क्ड बाय डिफरेंट टीचर इवन देन इट प्रोड्यूस अ सिमिलर रिजल्ट, इट मे कंसीडर एज रिलायबल। क्या मतलब है, आपने एक से ज्यादा क्लासेस को सेम आपने एक असेसमेंट दे दी, एक टेस्ट दे दिया, और मुख्तलिफ टीचर से उसको आपने चेक भी करवाया और रिजल्ट्स आपके सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है असेसमेंट आपकी ठीक है, रिजल्ट आपकी ठीक है, ठीक। ऐसा ना हो कि आप फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा है, एक बच्चे की असेसमेंट कर रहा है जी टीचर ए, और उसी बच्चे की असेसमेंट कर रहा है टीचर बी। टीचर ए कहता है कि ये जो बच्चा है इसका ये सिफर है, उसको बिल्कुल जीरो नील कर देता है, और एक जो टीचर बी उसको 100/100 दे देता है, इसको A+ कैटेगरी में ले आता है। इसका मतलब है आपकी असेसमेंट गलत है। वही सेम बच्चा है, एक उसको 0 दे रहा है, एक इसको 100 दे रहा है, ठीक है। तो अगर आपने एक क्लास को डिफरेंट तरीकों से असेसमेंट करवाई और सबने सेम रिजल्ट थोड़ा बहुत उसमें 19-20 के फर्क के साथ दिया, इट मीन कि इसकी ओरिजिनल जो परफॉर्मेंस है आपके सामने आ गई है। या 2 क्लासेस हैं, 2 क्लासेस या 2, 4 या 10 क्लासेस को आपने क्या किया, असेसमेंट करी उनकी, और तमाम के रिजल्ट्स तकरीबन सेम आ गए। इसका मतलब है कि हमारी असेसमेंट में फ़र्क नहीं है, असेसमेंट हमारी ठीक है। मीन के जो अच्छी क्लास है उसका रिजल्ट अच्छा आ गया, जो आपके पास नील क्लास है उसका रिजल्ट नील आ गया, तो असेसमेंट हमारी ठीक है। लेकिन अगर आपकी जो असेसमेंट जो है वो एंटायरली डिफरेंट रिजल्ट्स दे रही है डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में, इसका मतलब है कि वो आपके पास क्या है जी, असेसमेंट में फॉल्ट है।
आपके पास क्या है, द करेक्टरिस्टिक बीइंग एड्रेस्ड आर कंसेप्ट सच एज कंसिस्टेंसी, डिपेंडेबिलिटी, प्रेडिक्टेबिलिटी, वराइबिलिटी। ठीक है जी, तो ये आपके पास सारे के सारी वेरिएबिलिटी, जो वेरिएबल होनी चाहिए, प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए, डिपेंडेबल होनी चाहिए, सारी सारी आपके इसमें जी, इसमें रिलायबिलिटी के सारे होते हैं, इसमें करेक्टरिस्टिक्स आती हैं जी। अब टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी क्या जी, 6 जनरल क्लासेस ऑफ रिलायबिलिटी, एस्टिमेट्स ईच ऑफ विच एस्टिमेट रिलायबिलिटी इन डिफरेंट वे दे आर। क्या मतलब है, जो आपके पास रिलायबिलिटी है ना, उसकी 6 क्लासेस हमने बनाई हुई हैं। इसमें आपके पास जी इंटर रेटर और इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। क्या मतलब है, जो आपके ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, जो इंटरेटर हैं, जो एग्जामिनर हैं, जो जो असेसमेंट कर रहे हैं, उनके दरमियान आप देखते हैं कि एक ही बच्चे की 2-3 ऑब्जर्वर जब ऑब्जर्व कर रहे हैं और सेम रिजल्ट दे रहे हैं, इसका मतलब असेसमेंट आपकी ठीक है। लेकिन अगर आप इंटर ऑब्जर्वर आपके पास जो उसमें गलत डिफरेंट आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी असेसमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, टू असेस द डिग्री टू विच डिफरेंट रेटर्स ऑब्जर्व गिवन अ कंसिस्टेंट एस्टिमेट ऑफ सेम फिनोमिना, दैट इफ 2 टीचर्स मेक सेम टेस्ट एंड द रिजल्ट आर सिमिलर, इट इंडिकेट द इंटर रेटर और इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी। मैंने कहा 2 टीचर्स हैं ना जी, एक ही बच्चे की असेसमेंट कर रहे हैं और दोनों सेम रिजल्ट दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप असेसमेंट आपकी ठीक है। लेकिन अगर इंटर ऑब्जर्वर में असेसमेंट का फर्क आ रहा है, इसका मतलब असेसमेंट आपकी गलत है, बच्चा ठीक है। टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी क्या मतलब है, आपने टेस्ट लिया, इसमें बच्चा लेता है 100 मार्क्स, दोबारा फिर टेस्ट लेते हैं, दोबारा फिर 100 लेता है, इसका मतलब है बच्चा आपका ठीक है। ये टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी आपने शुरू की है एफपीएससी ने आजकल। आपका ये जो पेपर होना है, ये भी टेस्ट रीटेस्ट रिबिलिटी में रिलायबिलिटी में होना है। क्या मतलब है कि आप अभी एफपीएससी ने आपका पेपर 1 लिया, पेपर 1 लेना है, उसके बाद पेपर 2 भी सेम उसी सिलेबस में से ले लेना है। इसमें आपका जो है ना जी, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल में थोड़ा सा फर्क है सिलेबस का, लेकिन जो बाकी सीटें हैं ना, जैसे आपके पास है, हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ का भी सेशन चल रहा है, इंस्पेक्टर एएसएफ का चल रहा है, एफआईए इंस्पेक्टर का, कस्टम इंस्पेक्टर का, उन सब के सेम वर्ड टू वर्ड आपका जो सिलेबस होता है वो पेपर 1 में होता है, पेपर 2 में भी होता है। अब जो बच्चा फॉर एग्जांपल पेपर 1 में कोई नकल शक्ल मार के तुक्का लगा के पास हो जाता है, उसका दोबारा फिर पेपर लेते हैं, तो दोबारा तुक्के तो नहीं लगते, तो जो तुक्के से पास होगा यहां से वाइप आउट हो जाएगा। अगर किसी ने हकीकी मानों में मेहनत की होगी, सही मेहनत की होगी, तो जो उसके नंबर पहले टेस्ट में आएंगे, दूसरे में उसके वही तकरीबन आएंगे, 19-20 का फर्क आएगा। तो यूं आपके पास यहां पे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी आपकी हो जाती है। इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, टू असेस द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स अक्रॉस आइटम विद इन अ टेस्ट, इट कोरिलेशन ऑफ द इंडिविजुअल आइटम स्कोर विद द एंटायर टेस्ट। क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, यहाँ पे जैसे हमारे पास ये पोर्शन बने हुए हैं जो है सिलेबस के, इंग्लिश वाले पोर्शन में तो बच्चा ले रहा है जी 50 में से 50 ले रहा है, और यहाँ पे पैडागोजी में आकर 0 ले रहा है। इसका मतलब है ये आपकी ये ठीक नहीं है, आपकी जो असेसमेंट है ठीक नहीं है। जो बच्चा इंग्लिश में अच्छा है ना, बिल्कुल वो उसको इधर भी अच्छा होना चाहिए, मीन के उसने मेहनत की हुई है। या यूँ समझें, आपके पास है ना जी, आपने दो पार्ट्स बनाए होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक सब्जेक्टिव पार्ट होता है। ऑब्जेक्टिव में आपके पास 40 नंबर के फॉर एग्जांपल आपके पास एमसीक्यूज हैं, और 60 नंबर के आपके पास यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो ऑब्जेक्टिव में 40 में से 40 बच्चा ले रहा है और 60 में से 0 ले रहा है। इसका मतलब है जो ऑब्जेक्टिव उसको किसी ने नकल मरवाई है, किसी ने टिक्कियाँ लगवा दी हैं, तो ये आपकी असेसमेंट ठीक नहीं है। लेकिन अगर बच्चा एमसीक्यू में भी 40 ले रहा है और ऑब्जेक्टिव में भी 40 ले रहा है, इसका मतलब है जो शॉर्ट क्वेश्चन है ये बच्चा है ही ठीक है। या अगर वो ऊपर गलत ले रहा है, नीचे भी गलत ले रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी असेसमेंट ठीक है। लेकिन अगर इसमें तजाद आएगा तो फिर आपकी असेसमेंट ठीक नहीं है। फिर आपके पास स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, टू असेस द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट कंपेयरिंग 2 हाफ्स ऑफ सिंगल टेस्ट, दीज हाफ्स मे बी इवन ऑड एटम्स और सिंगल टेस्ट। क्या मतलब है, आप देख लें कि 100 नंबर का आप अपने पेपर लिया है, उसमें से आप क्या करें, इवन नंबर वाले क्वेश्चन लैदा कर लें, ऑड नंबर वाले क्वेश्चन लैदा करें। इवन में देखें अगर 50 में से उसके 45 आ रहे हैं और 8 में भी उसके 45 या 40 आ रहे हैं, इसका मतलब आपका टेस्ट ठीक है। लेकिन अगर इवन में उसके नंबर्स आ रहे हैं जी 50 में से 50 ले रहे हैं, 8 में से वो 10 ले रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन हुई है। ठीक है जी। उसके कुडर रिचर्डसन रिलायबिलिटी, कुडर रिचर्डसन क्या है जी, डू असेस कंसिस्टेंसी रिजल्ट्स यूजिंग ऑल पॉसिबल स्प्लिट हाफ्स ऑफ द टेस्ट, लेट डिस्कस ईच ऑफ द फैक्टर। क्या मतलब है जी, फैक्टर अफेक्टिंग द रिलायबिलिटी। ये कुडर रिचर्डसन जो ना एजुकेशनिस्ट था, इसने कहा था कि जनाब किसी भी असेसमेंट की रिलायबिलिटी को देखने के लिए हम क्या कर देंगे, टेस्ट लेंथ देखते हैं,
ठीक है। मेथड यूज टू एस्टिमेट रिलायबिलिटी, और आपके पास है हेट्रोजेनिटी ऑफ सोर्सेज ऑफ स्कोर्स, ठीक है। इसमें आपके पास है जी टेस्ट लेंथ, कि टेस्ट की लेंथ क्या है जी, टेस्ट की लेंथ आपने टाइम के मुताबिक बनानी होती है, बच्चे की एबिलिटी के मुताबिक बनानी होती है, ठीक है जी। और मेथड आपने क्या करना है, यूज़ किया जी, मेथड भी आपने बच्चे के रेलिवेंट लगाना होता है जी। हेट्रोजीनिटी ऑफ स्कोर्स होनी चाहिए, मीन के होमोजीनियस नहीं होनी कि सारी की सारी क्लास ही पास हो जाए, सारी की सारी क्लास ही फेल हो जाए, सारी की सारी क्लास में जनाब टॉपर आ जाए, तो ये वो होमोजीनियस आपके पास जेनिटी आ जाएगी। हेट्रोजेनिटी आनी चाहिए, मीन के कुछ स्कोर्स बच्चों के बहुत अच्छे होने चाहिए, कुछ के मीडियाकर होने चाहिए, कुछ के लोअर भी होने चाहिए, क्योंकि सारी क्लास में सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ कुछ बच्चे नालायक भी होते हैं, तो ये हेट्रोजेनिटी होनी चाहिए स्कोर्स में, ठीक है। डिफिकल्टी लेवल जो है आपके पास क्या होना चाहिए, ना कि बहुत आपका डिफिकल्ट टेस्ट हो और ना ही टेस्ट बिल्कुल आपका ग्राउंड लेवल का हो जाए। डिफिकल्टी लेवल को भी आपने मेंटेन रखना होता है जी, ठीक है जी। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है जी, ट्रांसपेरेंसी असेसमेंट में आप एक होनी चाहिए, इसमें कोई बाइसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, ठीक है जी। सिक्योरिटी इज पार्ट ऑफ बोथ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। If a teacher invests time and energy in developing good tests that accurately reflect the course outcome, then it is desirable to be able to recycle the test or similar material. This is especially important if the analysis should show that the items, distractors, and test section are valid and discriminating. In the some part of the world, cultural attitude towards collaborative test taking are the threat to the test security, thus the reliability and validity. As a result, there is a trade-off between letting tests into the public domain and giving students adequate information about the test. कि जो आपके पास सिक्योरिटी है, जो टेस्ट की सिक्योरिटी है, उसको भी आपने मेंटेन रखना है। ऐसा ना हो कि एक टीचर जो है ना वो मेहनत करके वो बना रहा है टेस्ट को, लेकिन वो टेस्ट ऐसा बना देता है जिसमें आपकी पब्लिक डोमेन में कोई वायलेंस का खतरा है, ऐसे आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कहते हैं, फीमेल का असेसमेंट मेल को लगा दें जैसे हमारे माशरे में, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद वैलिडिटी होती थी, ऊपर आपके पास ही रिलायबिलिटी थी कि हम असेसमेंट को रिलायबल कितना उस पर हम यकीन कर सकते हैं। फिर आपके पास वैलिडिटी, validity is the degree to which an instrument selection process, statistical techniques और test measure what is supposed to measure। क्या मतलब है कि हमने क्या करना है, किस चीज को हमने मेजर करना है, हमने उसकी जो ना मेजरमेंट करनी किस चीज की है, ठीक है जी। वैलिडिटी है कि किस लेवल तक हमने, किस डिग्री तक हमने इसको क्या करना है जी, कुछ उसको असेस करना है। मीन के एक बच्चा जो है हमने उसको हमने फॉर एग्जांपल हम उसको दे रहे हैं एलटीवी लाइसेंस दे रहे हैं, एलटीवी दे रहे हैं, एलटीवी एचटीवी वगैरह, मीन के आपने असेसमेंट कर रहे हैं, जो है आपने ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, तो एलटीवी के लिए आपने क्या करना है, उसकी डिग्री और रखेंगे, उसको गाड़ी वगैरह चलवाएंगे उससे, या छोटा कैब चलवाएंगे। एचटीवी में आप उससे बड़ी गाड़ी चलवाएंगे। मैंने कहा डिग्री आपने देखने के किस लेवल तक आपने किसी को करना है जी, असेसमेंट करनी है, और आपने उसके लेवल के मुताबिक अगर असेसमेंट की है, उसकी डिग्री के मुताबिक की है, उसके जो स्टेज के मुताबिक है, तो फिर आपकी असेसमेंट वैलिड है, अदरवाइज आपकी असेसमेंट वैलिड नहीं है। एक बंदा गया ही मोटर कार का लाइसेंस बनवाने हैं, तो आप उसे हवाई जहाज तो नहीं चलवा सकते, ठीक है जी। अब वैलिडिटी और वैलिडेशन में क्या फर्क है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेस्ट दैट इंडिकेट हाउ वेल इट मेजर्स व्हाट इज द सपोज टू मेजर। क्या ये वैलिडिटी क्या है जी, वैलिडिटी आपके पास नाउन है, नाउन है, नाउन क्या मतलब है, एक आप एबिलिटी का नाम है कि आपके टेस्ट की एबिलिटी, कि आपने उसके कैरेक्टरिस्टिक है आपके टेस्ट की, आपकी असेसमेंट की, कि किस हद तक उसने उस चीज को मेजर किया है जिसको हम मेजर करना चाह रहे थे, ये उसकी वैलिडिटी है, ठीक है जी। और वैलिडेशन क्या है जी, द प्रोसेस ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग, मीन कि ये आपके पास ये वर्ब है, ये वर्ब है कि ये काम है, ये जो प्रोसेस है जो आपके पास है असेसमेंट करने का प्रोसेस को हम वैलिडेशन कहते हैं, और जो क्वालिटी है असेसमेंट उसको हम वैलिडिटी कहते हैं। नाउन आपके पास वैलिडिटी है और वर्ब आपके पास वैलिडेशन है, ठीक है जी। टाइप मेथड्स टू मेजरिंग वैलिडिटी, वैलिडिटी को आप मेजर कैसे कर सकते हैं कि जो आपका असेसमेंट वैलिड है कि नहीं, ठीक है जी। कंटेंट वैलिडिटी, evidence of content validity is judgmental process and may be formal or informal. The formal process has systematic procedure which arrives at a judgment. Face validity is an estimate of whether a test appear to measure the certain criteria.
It does not guarantee that the test actually measure the phenomena in that domain. Face validity is very closely related to content validity. While content validity depends on theoretical basis for assuming if a test is assessing all the domain of a certain criteria, face validity is starting point but should never be assumed to be provably valid for any given purpose as the expert may be wrong. क्या मतलब है? एक तो आपके पास है कंटेंट वैलिडिटी है कि जो आप चीज़ को असेस करना चाह रहे हैं, क्या आपने उसके तमाम पहलुओं का अहाता किया है कि नहीं, आपने तमाम पहलू उसके असेस किए हैं कि नहीं। फॉर एग्जांपल आप बच्चे को आप दे रहे हैं मैट्रिक के रिजल्ट देने जा रहे हैं, तो क्या आप उसके सारे इंग्लिश, मैथ, साइंस, इस्लामियत, उर्दू वगैरह सबको आपने देखा है कि नहीं? सिर्फ आपने एक ही वजह से कहते हैं जी देख का दाना चख के तो सारी देख को आपने कह दिया, एक ही पेपर लेके तो नहीं उसको कर दिया, ठीक है जी। और उसके बाद आपको फेस वैलिडिटी क्या है जी? फेस वैलिडिटी है कि जो बंदा मेजर कर रहा है उसकी अपनी क्या एबिलिटी है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है जी। तो फेस वैलिडिटी होनी चाहिए कि जो बंदा खुद असेसमेंट कर रहा है वो किस हद तक एक्सपर्ट है, और जो आप उससे कंटेंट दे रहे हैं, जो पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स दे रहे हैं, वो क्या उसके सिलेबस को कवर कर रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं आपने किया कि आपने सिर्फ पहले ही जो चैप्टर में से सारा का सारा पेपर बना दिया, आपने सारी बुक की असेसमेंट की ही नहीं। ये आपके पास कंटेंट वैलिडिटी और फेस वैलिडिटी होगा जी। करिकुलर वैलिडिटी टू एक्सटेंड टू विच द कंटेंट ऑफ द टेस्ट मैच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्पेसिफिक करिकुलम एज इट इज फॉर्मली डिस्क्राइब्ड। जो आपने करिकुलम बनाया है उस करिकुलम के मुताबिक आपकी असेसमेंट हुई है कि नहीं, उस करिकुलम का जो मकसद था, जो आपका ऑब्जेक्टिव था, उस ऑब्जेक्टिव के मुताबिक आपने उसके जनाब वैलिड असेसमेंट की है कि नहीं। अगर आपने उस ऑब्जेक्टिव के मुताबिक असेसमेंट नहीं की, ऑब्जेक्टिव के मुताबिक, फॉर एग्जांपल आप बच्चे को नमाज सिखा रहे हैं, बच्चे को आप नमाज सिखा रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसे नमाज सुन ली, नमाज उसे सुन ली, उसने बड़ी चीज़ आपको सुना दी, जुबानी भी सुना दी, लेकिन आपने नमाज सिखाने का मकसद क्या था? वो नमाज पढ़ा करे। अगर वो पढ़ता ही नहीं है, इस मीन्स कि आपने उसके करिकुलम का जो उसका असल ऑब्जेक्टिव था उसको आपने नहीं देखा। आपने उसको देखना भी है कि क्या, या यूं समझ लें कि आप किसी बच्चे को प्रैक्टिकल साइंस पढ़ा रहे हैं, आपने साइंस पढ़ा रहे हैं, साइंस का पेपर आपने लिया, पेपर उसने बड़ा अच्छा दिया, लेकिन प्रैक्टिकल आपने करवाया नहीं है, तो वो साइंस पढ़ाने का क्या फ़ायदा अगर उसको प्रैक्टिकली जो ना उसको एग्जीक्यूट ही नहीं करना आ रहा। तो करिकुलम को भी आपने मद्देनजर रखना है कि हमारा जो करिकुलम, जो निसाब है, उसका मकसद क्या है, उस मकसद को फुलफिल कर रही है कि नहीं हमारी असेसमेंट, ठीक है जी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज अ टेस्ट एबिलिटी टू मेजर फैक्टर विच आर रेलिवेंट टू द फील्ड ऑफ स्टडी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज दस एन असेसमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट और experimental design. It says does it measure the construct it's supposed to measure. Construct validity is rarely applied in achievement test. क्या मतलब है कि आपने जो आपकी जो कंस्ट्रक्शन है, जो आपका जो आपका जो है मेजरमेंट टूल है, जो आपका असेसमेंट टूल है, उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुई है, ठीक है, वो आपने कैसे बनाया है, वो जो आपका टूल है क्या वो इस काबिल है कि आपकी असेसमेंट जो की जा सके, ठीक है जी। तो ये आपके पास कंस्ट्रक्शन होगी जी। कन्वर्जेंट एबिलिटी, कन्वर्जेंट एबिलिटी रेफर टू डिग्री टू विच मेजर इज कोरिलेटेड विद अदर मेजर दैट इट इज थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड टू कोरिलेट विद। क्या मतलब है कि जो आपने जो इसकी कन्वर्जेंस होनी चाहिए, जो आपने पेपर में बच्चे से पूछा और जो प्रैक्टिकल में उसने देखा, उसमें आपने कन्वर्जेंस होनी चाहिए, मीन के आपस में ये एक दूसरे के करीब आने चाहिए। कन्वर्ज कहते हैं फासला कम होना, डाइवर्ज कहते हैं फासला ज़्यादा होना। इन दोनों के दरमियान दो मुख्तलिफ तरीकों से, जब दो मुख्तलिफ एंगल से किसी को आप असेसमेंट करते हैं, उन दोनों के दरमियान आपके पास फ़र्क कम होना चाहिए, उसकी कन्वर्जेंट वैलिडिटी आनी चाहिए जी। डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, discriminant validity describes the degree to which the operationalization does not correlate with other operationalization that is theoretically should not be correlated with them। कि किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। क्राइटेरियन वैलिडिटी, कि जो आपने क्राइटेरिया सेट किया था उस क्राइटेरिया के ऊपर भी आपका जो असेसमेंट है वो पूरा उतरती है कि नहीं। ऐसा ना हो कि आपने क्राइटेरिया रखा हुआ है 40 नंबर वाला पास है, तो आपका जो है जी उसके क्राइटेरिया को कोई भी बच्चा मीट ना करे, इसका मतलब है कि आपकी असेसमेंट ही गलत है, ठीक है। आप पेपर इस तरीके का दे देते हैं कोई 40 किसी के आ ही ना सके, ठीक है। जैसे अभी आपके पास जो है कुछ सिलेबस ऐसे होते हैं 8 दिन पहले सिलेबस चेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है जी, तो वो असेसमेंट ठीक नहीं होती, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास प्रेडिक्टिव वैलिडिटी शोज हाउ वेल द टेस्ट प्रेडिक्ट सम फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द एग्जामिनी। क्या मतलब है कि जो आपके पास जो है जी उसको प्रेडिक्ट कर सकें कि नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है जी, तो उसके मुताबिक जो है ना जी आपकी असेसमेंट होनी चाहिए।
ठीक है जी। मीन के जो अगर कोई असेसमेंट दे रहे हैं तो अगर किसी की ठीक नहीं हुआ टेस्ट तो वो प्रेडिक्ट कर सके कि नेक्स्ट मुझे क्या तैयार करके जाना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद होगा जी फैक्टर अफेक्टिंग वैलिडिटी, जो वैलिडिटी है आपकी असेसमेंट की उसको फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन टू टेक ए टेस्ट, ठीक है जी। जो एक टेस्ट है उसको आपने देने से पहले इंस्ट्रक्शन देनी होती है बच्चे को। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी एक इंस्ट्रक्शन आई है एफपीएससी में कि 0.25 की आपके पास क्या होगी जी, यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन आपको पहले देनी चाहिए बच्चों को। आप इंस्ट्रक्शन दे ही ना बच्चे को, उसको टाइम ही ना बताएं कि टाइम कितना है, तो फिर ये आपके पास क्या होता जी, ये उसकी वैलिडिटी इफेक्ट होगी। इंस्ट्रक्शन आपको लाजमी देनी चाहिए। अगर इंस्ट्रक्शन आप सारी क्लियर देते हैं तो आपकी असेसमेंट वैलिड है। अगर असेसमेंट आप इंस्ट्रक्शन ठीक नहीं देते तो आपकी असेसमेंट वैलिड नहीं है। डिफिकल्ट लैंग्वेज स्ट्रक्चर, आपने बच्चे से उसका नॉलेज और उसकी स्किल देखनी है, उसकी आपने लैंग्वेज नहीं देखनी होती। क्या होता है, बच्चे को आमतौर पे सारा कुछ आ रहा होता है लेकिन हम इंग्लिश इतनी मुश्किल उसको डाल देते हैं तो इंग्लिश की वजह से फेल हो जाता है। जैसे हमारे सीएसएस वगैरह में क्या होता है, इंग्लिश देख रहे होते हैं उसकी, इंग्लिश उसकी देख रहे होते हैं। हालांकि एक बंदे को उर्दू में कहा जाए कि आप जो है ना जी पाकिस्तान की मैशत के ऊपर एक मजमून लिख दें, आप बेरोजगारी के ऊपर मजमून लिख दें, आप महंगाई के ऊपर लिख दें, टेररिज्म के ऊपर लिखें, हो सकता है बड़ा अच्छा मजमून लिख दे, बड़े अच्छे उसके आइडियाज़ हों, लेकिन एक इंग्लिश की वजह से वो मार खा जाता है। तो डिफिकल्ट लैंग्वेज स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए। इनअप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिफिकल्टी लेवल इनअप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए। आप एक मैट्रिक क्लास के बच्चे को आप जो है ना थीसिस लिखवाना बैठ जाएं तो फिर वो ज्यादती होगी। ठीक है जी। पुअरली कंस्ट्रक्टेड टेस्ट आइटम्स, टेस्ट के जो आइटम्स है ना उसकी कंस्ट्रक्शन ठीक ना हो। आपकी जो है फॉर एग्जांपल आप जो एमसीक्यूज दे रहे हैं, एमसीक्यू की स्टेम जो है ना वो कुछ और कह रही हो, ठीक है, और इसके जो नीचे ऑप्शन कोई भी ऑप्शन ठीक ना हो तो वो क्या करें, या एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके ठीक हो जाएं और ऑल ऑफ आपका ऑप्शन ही ना हो, तो कंस्ट्रक्शन बिल्कुल ठीक ना हो तो फिर भी आपकी वैलिडिटी इफेक्ट हो जाएगी। एम्बिग्विटी इन आइटम स्टेटमेंट्स, ठीक है, एम्बिग्विट आप मुबहम दे देते हैं, स्टेटमेंट से मुबहम दे सकते हैं कि स्टेटमेंट की किसी को क्लियरली समझ नहीं आए कि हमसे पूछना क्या जा रहा है। ठीक है जी। लेंथ ऑफ टेस्ट, टेस्ट की जो लेंथ है वो भी आप इतना लेंथ ही कर देते हैं कि वो जो है ना जी वो टाइम मैनेज ही करना पॉसिबल ही ना हो तो फिर भी वैलिडिटी आपकी इफेक्ट हो जाएगी। इम्प्रॉपर अरेंजमेंट्स ऑफ आइटम्स, जो आपकी आइटम्स हैं जो टेस्ट आइटम्स हैं उसकी अरेंजमेंट ही आपने ठीक नहीं की हुई, आपने अंदर ही मैथ के इंग्लिश को मैथ के अंदर ऐसा घुसेड़ा हुआ है, वो भी ठीक नहीं तो आपकी वैलिडिटी इफेक्ट हो जाएगी। इन आइडेंटिफाइएबल पैटर्न ऑफ आंसर्स, क्या मतलब है कि आप एक पैटर्न में आंसर दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी जो 100 नंबर का पेपर है ना तो पहले 4 नंबर का जो ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाए, दूसरे में 4 बी वाला ठीक हो जाए, तीसरे में 4 सी वाला ठीक हो जाए, आगे फिर 4 डी वाला ठीक आ जाए, उसके बाद फिर 4 ए वाला ठीक हो जाए, तो ऑटोमेटिक बच्चे को पता चल जाएगा तो ये तो ए बी सी का 4 का पैटर्न चल रहा है, तो वो भी आंखें बंद करके सारे ऐसे अपने बबल फिल कर देगा। या आप सारे के सारा 100 के 100 पेपर में क्या कर देते हैं, बी वाला ऑप्शन ठीक कर देते हैं। ठीक है, तो भी एक पैटर्न बन जाता है, तो ये भी आपकी वैलिडिटी को इफेक्ट करेगा कि आपकी असेसमेंट ठीक नहीं हुई। तो ये आपके पास असेसमेंट का टॉपिक था जी। अब इसके नीचे आपके पास क्या जी एमसीक्यूज डेटा है, इसको आप पढ़िएगा। ये तकरीबन आपके कितने एमसीक्यूज बनते हैं, यहाँ पे 177 एमसीक्यूज हैं। ठीक है जी, इसको आप पढ़िएगा तो इंशाल्लाह ताला आपका असेसमेंट वाला टॉपिक सारा क्लियर हो जाएगा। इसके बाद कल इंशाल्लाह ताला हम नया टॉपिक करेंगे, तो यूँ 5 से 6 लेक्चर में आपका ये टॉपिक क्लियर करके फिर इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करेंगे और 11 अप्रैल का पेपर है, तब तक इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।